मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 111 से 120। मेरे सामने मौजूद काले होराल सांप के आंकड़े स्कैन करें। लेलिन ने एक बार फिर आदेश दिया। बीप। लक्ष्य आंकड़े: शक्ति 18, चपलता 15, जीवन शक्ति 20, आध्यात्मिक बल 22, क्षमताएं 1। स्केल्स रक्षा: ब्लैक होरल स्नैक रोम्बस स्केल्स के पास हर समय एक रक्षात्मक बल क्षेत्र होता है जो इसे घेरे रहता है। 5 डिग्री से कम तापमान पर शारीरिक और जादुई हमलों के प्रति प्रतिरक्षित। इसके अलावा इसमें 5 डिग्री और उससे अधिक के हमले के प्रति बहुत बड़ा निषेध है। 2। छाया चुपके: कैमोइन सर्प की छाया शक्तियों को प्राप्त करने से ब्लैक होरल स्नैक को किसी भी समय चुपके अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जिससे ऊर्जा तरंगों के सभी संकेत वापस ले लिए जाते हैं। 3। बिजली की ज्वाला: सींग से बिजली की ज्वाला निकलती है। हमले की अनुमानित डिग्री 12 से 15 डिग्री। स्थिति: अत्यंत कमजोर। इस तरह के आंकड़े। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत पहले ही लेवल 3 के अनुयायी की सीमाओं को पार कर चुका है और संभवतः आधिकारिक मैगस के करीब है। एआई चिप में आधिकारिक मैगस के आंकड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए लेलिन केवल अनुमान लगा सकता था। रोध: सावधान, ये एक काला होराल सांप है। इसकी शक्ति अत्यंत ऊंची है, आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक ऊंची। हिस्सेस: इससे पहले कि लेलिन उसे चेतावनी देना समाप्त करता, काले होरल सांप ने कान फाड़ने वाली फुफकार मारी। काले होरल सांप का विशाल शरीर ऐठ गया और पूंछ हिलने लगी। गुफा हिलती हुई प्रतीत हुई। पापा एस्टरिस्क दूधिया सफेद तंतु लगातार टूटते रहते थे और उसके घावों से सफेद गाढ़ा मवाद निकलता रहता था। काले होरल सांप की त्रिकोणीय पुतलियां उपहास की झलक दिखाती प्रतीत होती थीं। इसके बाद वह जानवर की आंखों में बदल गया और रोद को काट लिया जो जमीन पर गिर गया था। उसे बचा लो, शाया और जेडन दहाड़े, और कुछ हरी लताएं और चांदी के उड़ने वाले चाकू काले होरल सांप के शरीर की ओर उड़ गए। एस्टरिस्क टकराना: एस्टरिस्क उड़ते हुए चाकू और बैले काले होरल सांप के तराजू पर टकराई और चिंगारियां उत्पन्न हुई। काले होराल सांप ने जरा भी अपनी हरकत नहीं छोड़ी और अपना खूनी मुंह खोलकर सीधे रोद को चबाया और उसे निगल गया। अरे नहीं, विशालकाय सांप की गर्दन पर एक उभार था, जैसे कोई अंदर से हमला कर रहा हो। बहुत जल्द ही वह उभार सांप के पेट में प्रवेश कर गया और उसके भीतर संघर्ष कम होता गया और अंततः शांत हो गया। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे, इतनी तेजी से कि लेलिन और अन्य लोगों को उसे बचाने का समय नहीं मिला। काला होराल सांप। बोसेन जो किनारे पर था, सदमे से उभरा। क्या ये ऐसा अस्तित्व नहीं है जो परिपक्व होने पर रैंक 3 मैगस से निपट सकता है? यह यहाँ क्यों प्रकट हुआ है? ये रैंक 3 मैगस के खिलाफ जा सकता है। जैडन और अन्य लोग सदमे में आ गए। रैंक 3 मैगस, ये रात्रि के प्रकाश स्तंभ में नेता की साधना है, एक ऐसा व्यक्ति जो 3 अकादमियों को दबा सकता है। यदि ये रैंक 3 मैगस होता तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते, एक धब्बा भी नहीं बचा होता। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काला होराल सांप अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है? लेलिन के विचार तेजी से घूमने लगे। नहीं, यह सही नहीं है। ये एक परिपक्व ब्लैक होराल सांप है। ये एक परिपक्व काला होराल सांप है। हालांकि जिस अवधि तक इसे सील किया गया है और इसे खाने में सक्षम नहीं होने के कारण ये पहले ही रैंक 3 मैगस से प्राथमिक रैंक 1 मैगस में बदल चुका है। इसके अलावा इसे पहले मानव लड़के द्वारा जगाया गया था। एआई चिप से मिले संकेत के अनुसार लेलिन ने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। ये काला होराल सांप महान मैगस से रेहोम का उपोत्पाद हो सकता है और उनकी इच्छा के अनुसार इसे यहाँ छोड़ दिया गया था। इस गुप्त विमान में संभवतः कोई भोजन नहीं था, इसलिए ब्लैक होरल सांप अपने शरीर के लिए आवश्यक भोजन को कम करने के लिए केवल शीत निद्रा में ही सो सकता था। हालांकि सैकड़ों और हजारों साल बीत चुके हैं। भले ही ब्लैक होराल सांप ने अपनी ताकत को संरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन वह विघटन प्रभाव को उलट नहीं सकता था। मूलतः ये प्राणी रैंक 3 मैगस के विरुद्ध जा सकता था, परंतु अब ये रैंक 1 मैगस के स्तर पर पहुंच गया है। रोद को निगलने के बाद ब्लैक होरल स्नैक की पुतलियों में संतुष्टि का भाव दिखा। उसके बाद उसने लेलिन और अन्य को मापा। यह अभी भी एक युवा ब्लैक होरल स्नैक है, आधिकारिक मैगस भी नहीं है। हमारे पास अभी भी मौका है। लेलिन को डर था कि जैडन और बाकी लोग निराश हो जाएंगे और इसे रैंक 3 मैगस के रूप में घोषित करने के बाद अपनी लड़ाई की भावना खो देंगे, इसलिए उन्होंने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जल्दी से चिल्लाया। लेलिन के पास एआई चिप थी और वह सांप की पीछे की और गति के पीछे की सच्चाई बताने में सक्षम था। ऐसी बात को चुप ही रखना चाहिए। इस छोटी सी अवधि में जेडन और बाकी लोग इसे खोज नहीं पाएंगे, इसलिए लेलिन ने बस इसके स्थान पर एक झूठ बोल दिया। एक नवजात। बोसाइन की आंखें चमक उठीं। वास्तव में ये काला होराल सांप बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि रैंक 1 मैगस से भी कमजोर है।
यह निश्चित रूप से अपनी किशोरावस्था से पहले की अवस्था में है। यह एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में बड़ा होने पर रैंक 3 मैगी के खिलाफ लड़ सकता है, अगर मैं इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूं तो। बोसेन ने बुदबुदाया और उसका कवच तुरंत चमक उठा। उसके दाहिने हाथ में एक धातु का तरल पदार्थ था जो चांदी की सफेद तलवार में बदल गया। आना, किंवदंतियों का क्रूर काला होराल सांप, मुझे, बोसेन, अपना मालिक बनने दो। बोसेन की आंखें उन्मत्त हो गईं और वह सीधे आगे बढ़ गया। एस्टरिस्क टकराना। एस्टरिस्क पतली चांदी की तलवार ने काले होरल सांप के शल्कों पर वार किया, जिससे एक लंबा घाव बन गया। कुछ हथेली के आकार के तराजू भी गिर गए। वास्तव में, यदि यह एक परिपक्व ब्लैक होरल सांप होता तो मेरे पास इसके रक्षात्मक बल क्षेत्र को तोड़ने का कोई मौका नहीं होता। बोसेन चिल्लाया, यह मेरा है, ये काला होराल सांप निश्चित रूप से मेरा ही होगा। हिस्सेस। काले होराल सांप ने गुस्से से फुफकारते हुए अपनी पूंछ फेंकी। एस्टरिस्क टकराना। एस्टरिस्क मानो काली बिजली हो, लंबी पूंछ ने बोसेन पर बुरी तरह प्रहार किया। बोसेन तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ गुफा की दीवारों में एक बड़ा छेद बनाता हुआ प्रतीत हुआ। एस्टरिस्क हुआ लाला। एस्टरिस्क कीचड़ और चट्टानें नीचे गिरने लगी, जिससे बोसेन का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसने अपना चमकीला सफेद कवच पहना हुआ था। लेलिन, जेडन और शाया, मुझे इसे नियंत्रित करने में मदद करें। न केवल आप लिलिटेल परिवार की दोस्ती प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मैं इस अन्वेषण के दौरान प्राप्त सभी पुरस्कारों को भी छोड़ने को तैयार हूं। बोसेन ने अपना सिर हिलाया और अंततः चक्कर से उबरकर लेलिन और अन्य लोगों से मदद मांगी। कोई बात नहीं, पहले हम इस काले होरल सांप को रोकें, यदि नहीं तो हमारे पास कुछ भी प्राप्त करने का मौका नहीं होगा। जेडन ने हरी बैज में भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति प्रवाहित करते हुए कहा। बैज से लगातार जैड हरे रंग की लहरें निकल रही थीं। पेन अनगिनत जैड हरे रंग की बेलें गुफा को भरती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो काले होरल सांप को उलझाने की कोशिश कर रही थी। आफ्टरलाइफ का बादल। लेलिन ने भी अपना मंत्र इस्तेमाल किया जिस पर उसे गर्व था। एक विशाल गहरे हरे बादल ने तुरंत ही काले होरल सांप को अपने अंदर समाहित कर लिया, तथा कोहरे के भीतर से लगातार संक्षारक ध्वनियां निकल रही थीं। प्रतिशोधी आत्मा का कंधा। शाया ने भी अपनी बहुमूल्य जादुई कलाकृति निकाल ली। ये देखने में एक पुरानी लकड़ी की कंघी जैसा लग रहा था। शाया ने तुरंत इसका उपयोग अपने आग जैसे लाल सुंदर बालों में कंघी करने के लिए किया। एस्टरिस्क से सी। आग जैसे लाल बाल तेजी से बढ़ने लगे। पलक झपकते ही जमीन पर बालों की एक परत बिछ गई, जिसके बाद पूरी गुफा की जमीन लाल रंग से रंग गई। ये वास्तव में एक प्रकार की बाध्यकारी जादुई कलाकृति है। जेडन के हरे बैज के साथ मिलकर ये वास्तव में इस ब्लैक होरल सांप को भी नियंत्रित कर सकता है। लेलिन की आंखों में एक उम्मीद भरी नजर चमक उठी जब परलोक का गहरा हरा बादल छट गया तो उसके भीतर विशाल काले होरल सांप की आकृति प्रकट हुई। शल्क अभी भी चमक रहे थे, हमेशा की तरह। केवल इतना था कि बोसेन ने उसके शरीर पर जो बड़ा घाव छोड़ा था, उसके आसपास का मांस जंग खाकर बैंगनी काले रंग में बदल गया था। विशाल सांप की आंखें हताश लग रही थीं। इसे देखकर यह स्पष्ट था कि लेलिन के हमले का इस पर कुछ असर हुआ था। सभी एक साथ। जेडन ने शाया की ओर अपना सिर हिलाया। अनगिनत हरी लताएं हवा में काले होरल सांप के चारों ओर लिपटी हुई थीं, यहां तक कि उसके सिर के चारों ओर भी। साथ ही जमीन पर फैले असंख्य आग जैसे लाल बाल स्टील के जाल की तरह थे। बहुत जल्द ही उसने जाल की तरह अपने को लपेट लिया और काले होरल सांप को अपने अंदर फंसा लिया। टकराना। हरे रंग की लताएं और लाल बाल लगातार कसते गए, जिससे काले होरल सांप के शरीर पर लाल और हरे रंग के निशान बनते गए। विशाल सांप अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल और पत्थर के टुकड़े उछलकर ऊपर आ गए। अच्छा है, बोसेन ने उनकी प्रशंसा की। हवा में उड़ते हुए उनके शरीर के कारण कई सफेद निशान रह गए। कुछ छलांगों के बाद वह काले होरल सांप के सिर के शीर्ष पर पहुंच गया। छोटी बच्ची, अब तुम मेरी हो। बोसेन के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट और उत्साही भाव था। उन्होंने तुरंत एक स्क्रॉल वापस ले लिया, जिससे अत्यधिक ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं, जो सीधे ब्लैक होरल सांप की आंखों पर जा रही थीं। ये है, एक स्क्रॉल के भीतर एक सीलिंग अनुबंध। एआई चिप की पहचान से पता चला कि यह एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी। इस पर एक अनुबंध प्रपत्र सील कर दिया गया। इसमें कम से कम 10,000 जादुई क्रिस्टलों की लागत लगी होगी। इसके अलावा हो सकता है कि इसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सके। ये कीमत जादूगरों के लिए कई जादुई प्राणियों की कीमत से भी अधिक हो गई है। इससे ये पता चलता है कि केवल वे बड़े परिवार ही, जो कई वर्षों से अस्तित्व में रहे हों, अनेक महान वस्तुओं के स्वामी हो सकते हैं। लेलिन ने बोसेन की ओर देखा जो स्क्रॉल खोल रहा था, और उसके होंठ मुड़ गए। यह अफसोस की बात है कि यह इतना शक्तिशाली अनुबंध स्क्रॉल है। यदि इसका प्रयोग किसी शक्तिशाली प्राणी के बच्चे के विरुद्ध किया जाए तो भी सफलता की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि इस ब्लैक होरल सांप की आध्यात्मिक शक्ति इतनी कम अवस्था में नहीं है। बोसेन के पास एआई चिप नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा होगा। इस समय उसके चेहरे पर बुखार छाया हुआ था।
अपने कांपते हाथों से उसने एक मंत्र पढ़ा और जादुई पुस्तक को फाड़ दिया। टकराना। बोसेन और काले सांप के सामने एक अत्यंत चमकदार सफ़ेद रोशनी उभरी। सफ़ेद रंग लगातार घूमता रहा और अंततः एक अजीब जादुई संरचना का निर्माण हुआ। इस पर रहस्यमयी रून और जादुई अक्षर अंकित थे। एक उन्नत अनुबंध मंत्र गठन। एआई चिप रिकॉर्ड करो। लैलिन ने तुरंत एआई चिप को आदेश दिया। आना, मेरे संविदात्मक साझेदार बन जाओ, बोसेन ने बुदबुदाया। उस संरचना से एक हरे रंग की रोशनी प्रकट हुई जो सीधे बोसेन के माथे में प्रवेश कर रही थी। जहां तक हरे प्रकाश की दूसरी चमक का प्रश्न है, तो वह काले होरल सांप की ओर भेजी गई थी तथा सीधे काले होरल सांप की बड़ी खोपड़ी पर अंकित हो गई थी। मानो ये जानते हुए कि एक बार अनुबंध से बंध जाने के बाद वह अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो देगा, काला सांप लगातार छटपटाता रहा तथा हरे प्रकाश के प्रवेश का विरोध करता रहा। जल्दी करो और तेज। बोसेन के चेहरे पर सेम के आकार का ठंडा पसीना टपक रहा था। वह काले होरल सांप की खोपड़ी को गौर से देख रहा था। मेरा सपना, मेरा जीवन, जब मुझे ये काला होराल सांप मिलेगा। जब हरे रंग की रोशनी पूरी तरह से काले होरल सांप के सिर में प्रवेश कर चुकी थी, तो एक अजीब दृश्य घटित हुआ। काले होरल सांप की आंखों में मानव जैसी उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। टकराना। एस्टरिस्क। अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति निकली, जिसने तुरंत ही हरे प्रकाश को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, हवा में अनुबंध मंत्र संरचना भी हिंसक रूप से फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे बोसेन की छाती पर किसी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वह पीछे की ओर उड़ गया हो। चांदी के कवच के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे और बोसेन के मुंह से लगातार गहरा लाल खून बह रहा था। अनुबंध से उत्पन्न प्रतिकूल प्रतिक्रिया। लैलिन जो दूर से देख रहा था, बोल पड़ा। यदि किसी शक्तिशाली प्राणी पर अनुबंध विफल हो जाता है, तो जादूगरों को अक्सर अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ता है। इसके अलावा, आध्यात्मिक शक्ति के आक्रमण के अलावा, प्राणी की आध्यात्मिक शक्ति से भी आक्रमण हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि बोसेन की आध्यात्मिक शक्ति को गंभीर क्षति पहुंची थी। इसके अलावा, जादुई कलाकृति के साथ आध्यात्मिक शक्ति के संबंध के कारण जादुई कलाकृति भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। हुआ लाला। जब बोसेन को वापस उड़ाया गया, तो उसके शरीर से एक सफ़ेद सुरक्षात्मक रून उड़कर आया। तभी एक दूधिया सफ़ेद रोशनी ने बोसेन को घेर लिया जो अभी भी खून उगल रहा था। ये दूधिया सफ़ेद चमक दीप्तिमान और पवित्र भावना से भरी हुई थी। प्रकाश की चमक के नीचे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था कि बोसेन तेजी से ठीक हो रहा था। एक बार उपयोग होने वाला उपचारात्मक रून। लैलिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उस सफ़ेद सुरक्षा रून की उत्पत्ति को पहचान लिया। वास्तव में उसके शरीर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यद्यपि बोसेन को उतनी गंभीर चोट नहीं आई जितनी की उम्मीद थी, फिर भी लैलिन कुछ हद तक इससे संतुष्ट था। आखिरकार इसने उन्हें अपना एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस सुरक्षा रून के सिंथेसाइजर को कई बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा, इसके लिए एक आधिकारिक लाइट मैगस से भारी मात्रा में जादुई शक्ति और आध्यात्मिक बल की आवश्यकता थी। भले ही वह बोसेन था, वह इस सुरक्षा रून को एक और बार धारण नहीं कर सकता था। क्या हुआ? जेडन और शाया ने बोसेन को वापस उड़ते हुए देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। अनुबंध बाध्यकारी विफल हो गया है। जल्दी करो और इस शापित काले सांप को मार डालो। लेलिन ने अपनी कमर पर से क्रॉस ब्लेड हटा लिया। एक मंत्र के साथ बर्फ की एक परत ने क्रॉस ब्लेड को ढक दिया। ठंड कीमिया रून्स। ये एक प्रकार का कीमिया रून था जिसका प्रयोग विशेष रूप से उपकरणों पर किया जाता था तथा यह अस्थायी रूप से निम्न श्रेणी के जादुई कलाकृति के बराबर शक्ति प्रदान करता था। उपयोग के बाद यह उपकरण सामान्यतः टूट जाता है। लेलिन का क्रॉस ब्लेड बहुत पहले ही रक्तपात में क्षतिग्रस्त हो चुका था। हालांकि एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में उतने ही क्रॉस ब्लेड थे जितने की उसे खरीदने की जरूरत थी। तुरंत ही लेलिन के हाथों में बर्फ की तलवार उठा ली गई। ब्लेड से एक भयानक ठंडक निकली और इसने जैडन और शाया की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। मैं जानता था, जैडन ने मन ही मन दहाड़ा। लेलिन खूनखराबे में जीवित रहने में सक्षम है, उसके पास निश्चित रूप से कुछ तरकीबें होंगी। उसे बांध दो, मैं ऊपर जा रहा हूं। लेलिन ने काले सांप को देखा जो अभी भी हरी लताओं और लाल बालों से बंधा हुआ था। बोसेन को क्षति पहुंचाने के लिए विस्फोटक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति छोड़ने के बाद ब्लैक होरल स्नेक ने अपने विशाल शरीर को लगातार घुमाया, जिससे ऊर्जा तरंगें तेजी से बाहर निकल रही थीं। जी या एस्टरिस्क। अनगिनत लताएं और बाल टूट गए। जैडन और शाया के चेहरे भी अधिक से अधिक असहज हो गए। जल्दी करो, मैं अब और अधिक देर तक नहीं रुक सकता, शाया ने बगल से चिल्लाकर कहा। क्रॉस ब्लेड स्लैश। लेलिन की मांसपेशियां उभर गईं और उसका पूरा शरीर आकार में बढ़ गया। मेजबान एक नाइट की गुप्त तकनीक की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। ताकत और चपलता बहुत बढ़ गई है। जीवन शक्ति कम हो गई। एआई चिप ने बहुत जल्द ही आंकड़ों में परिवर्तन की सूचना दी। एक्सट्रीम नाइट सिटी में 3 साल पहले लेलिन ने विस्काउंट जैक्सन से नाइट के विस्फोटक अवस्था में प्रवेश करने की गुप्त तकनीक सीखी थी। ये तो गुप्त हत्या से भी बेहतर था।
इसके अलावा ये तकनीक एक ग्रैंड नाइट से आई थी, जो लेलिन के फॉलियर परिवार से विरासत में मिली गुप्त तकनीक से कहीं बेहतर थी। एआई चिप द्वारा की गई प्रभावशाली गणनाओं के तहत लेलिन ने विस्काउंट जैक्सन की गुप्त नाइट तकनीक को अपनी क्रॉस ब्लेड किलिंग तकनीक के साथ शामिल किया, जिससे गुप्त तकनीक हमले में तेजी से वृद्धि हुई। अभी लेलिन द्वारा इस्तेमाल की गई गुप्त तकनीक पहले से ही ग्रैंड नाइट के मानक तक पहुंच चुकी थी। दुष्प्रभाव कम हो गए थे और ताकत पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। तेज गर्जना के बीच लेलिन हवा में ऊंची छलांग लगा बैठा। ठंडी महान तलवार से 2 कट के चाप भेजे गए थे। दोनों कट एक दूसरे को पार करते हुए हवा में एक बड़ा एक्स बना रहे थे। बर्फ लगातार जमती रही, जिससे बड़े एक्स पर बर्फ की एक परत बन गई, जो काले होरल सांप की ओर चली गई। ची एस्टरिस्क बर्फीले एक्स ने सीधे काले होरल सांप की गर्दन को काट दिया। लगातार बर्फ गिरती रही और उस क्षेत्र पर बर्फ की एक परत जम गई। अब काले होराल सांप पर एक विशाल क्रॉस के आकार का घाव था। बर्फ लगातार फैलती रही और घाव से काले रंग के सांप के खून सहित बहुत सारा ताज़ा खून बाहर निकल आया। हिस्सस काले सांप ने क्रोधित होकर चीख मारी। उसने अपने शरीर को हिंसक रूप से पटका और अपने शरीर पर मौजूद कई लताओं और बालों को तोड़ डाला। अच्छा, इस शक्ति को बनाए रखें। अगर ये कई बार किया जाए तो हम निश्चित रूप से इस सांप का सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। शाया के चेहरे पर खुशी झलक उठी। हिस्सस पागलपन के बाद काला होराल सांप अजीब तरह से शांत हो गया। उसकी छटपटाहट बंद होने के बाद उसके शरीर पर मौजूद शल्कों से लगातार काली रोशनी चमकने लगी, जिससे नकारात्मक ऊर्जा की एक परत निकल रही थी, जिससे लेलिन परिचित था। ये छाया तत्व के ऊर्जा कण हैं। ध्यान से एआई चिप द्वारा दिए गए संकेत के माध्यम से लेलिन ने तुरंत बाकी लोगों को चेतावनी दी। अफसोस, वे एक कदम बहुत देर से आए। बिना किसी चेतावनी के ब्लैक होरल सांप का आधा शरीर पारदर्शी हो गया। सबसे पहले तराजू, फिर त्वचा, मांस और अंत में हड्डियां। पारदर्शिता ने बहुत जल्द ही पूरे सांप के शरीर को ढक लिया। 1 दर्जन मीटर लंबा विशालकाय सांप अगले ही पल गायब हो गया। यह क्या है? एक गुप्त मंत्र? अफसोस की बात है कि हमारी जादुई कलाकृति के 2 प्रतिबंधों के तहत इसका क्या उपयोग होगा? शाया ने हैरानी से कहा। यह कोई छुपाने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि यह छिपने की स्थिति में किसी भी हमले को नकार सकता है। हुआ लाला, काले होरल सांप पर अनगिनत हरी लताएं और लाल बाल एक पल में अपना लक्ष्य खो देते प्रतीत होते थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसमें केवल हवा ही बंधी हुई है और वह फर्श पर गिर गई। ऐसा प्रभाव वाला कोई मंत्र। जैडन की पुतली सिकुड़ गई। यह अब रैंक 0 मंत्र नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक मैगस का प्रभाव है। उसने इसका प्रयोग पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि खपत बहुत अधिक थी और ये दूसरी बार इसका सामना नहीं कर सकता। लेलिन ने अनुमान लगाया। इस छाया चुपके को काले होरल सांप ने परिपक्व होने के बाद एक जन्मजात कौशल के रूप में समझा था। इसके अलावा प्रतिगमन के दौरान सौभाग्य से इसने ये कौशल बरकरार रखा। इस मंत्र ने रैंक 1 मंत्र का प्रभाव प्राप्त किया। जब ब्लैक होराल सांप अपनी परिपक्व अवस्था में था, तब लेलिन इस मंत्र की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे डर है कि आधिकारिक मैगी भी इसे खोज नहीं पाएंगे। केवल डर के मारे इसे भोजन के रूप में निगल लिया जाएगा। जल्दी करो। त्रिकोणीय रक्षात्मक संरचना। लेलिन दहाड़ा। 100 जेडन और शाया जो जानते थे कि यह धीमा होने का समय नहीं था, लेलिन की ओर दौड़े। यहाँ तक कि बोसेन भी उदास भाव से उनके साथ शामिल हो गए। उन चारों ने एक रहस्यमयी रक्षा पंक्ति बनाई। वे इसके 3 कोनों पर खड़े हो गए, जबकि बेल और बालों की एक परत उस क्षेत्र के चारों ओर लिपटी हुई थी तथा अंदर के चारों लोगों की रक्षा कर रही थी। यह उन संयोजनों में से एक था जिस पर वे पहले सहमत हुए थे। एक अदृश्य शत्रु सबसे खतरनाक था। लेलिन अत्यधिक तनाव में था। उसने आसपास के वातावरण को देखा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि काला होराल सांप कब हमला करेगा। प्रकाशमय मंत्र के प्रभाव में पूरी गुफा उज्ज्वल प्रकाश से जगमगा उठी। फर्श पर केवल सूखी मिट्टी थी। शल्कों और खून के कुछ धब्बों के अलावा सांप के पैरों के निशानों का कोई भी निशान वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इतना बड़ा सांप अचानक गायब हो गया हो। सावधान रहें, ये रैंक 1 छाया तत्व मंत्र छाया चुपके के समान है। मैंने एक बार अपने परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा यह नृत्य करते हुए देखा था। वे भौतिक तल पर पूरी तरह से अदृश्य है जब तक कि समय सीमा समाप्त न हो जाए या जब कोई दुश्मन उन पर हमला न कर दे। बोसेन ने जल्दी जल्दी कहा। उनके स्वर में चिंता और उदासी का भाव था। लेलिन इसके पीछे की भावनाओं को समझ गया। चाहे वह कोई भी हो, हजारों जादुई क्रिस्टलों के मूल्य का एक स्क्रॉल और जीवन की रक्षा करने वाला एक रून खोने के बाद उन्हें इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा। काय करते इसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। जेडन अत्यंत निश्चिंत था क्योंकि वह बेलों को आसपास की ग्रेनाइट दीवारों पर गिरने से रोक रहा था। हालांकि दुख की बात यह है कि उत्पन्न धूल से सांप का स्थान पता लगाने में कोई मदद नहीं मिली। सांप जैसे जीवों में बदला लेने की प्रबल इच्छा होती है। यह निश्चित रूप से इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। हो सकता है कि यह हमारे आसपास ही हो, किसी अवसर की प्रतीक्षा में।
लेलिन की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही थी। इससे उसके पास खड़ी शाया तनाव में आ गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी जादुई कंघी को कसकर पकड़ लिया। एआई चिप, क्या आप पता लगा सकते हैं कि काला होराल सांप कहाँ है? लेलिन ने मन ही मन पूछा। स्कैनिंग से कोई परिणाम नहीं, थर्मल डिटेक्शन से कोई प्रतिक्रिया नहीं, आसपास के किसी बड़े प्राणी से कोई ऊर्जा तरंगे नहीं। एआई चिप की आवाज़ तेज हो गई और लेलिन के चेहरे के भाव गहरे हो गए। आधिकारिक मैगस के मंत्रों के संबंध में एआई चिप अब भी उनके खिलाफ कुछ हद तक असहाय थी। अचानक जेडन के सामने 1 दर्जन मीटर की दूरी पर कई पारदर्शी शल्क हवा में दिखाई दिए और फिर तुरंत गायब हो गए। वहां जेडन की आंखें चमक उठी। दर्जनों बेलों ने एक दूसरे को क्रॉस करके एक बड़ा जाल बनाया और उसे भेजा गया। इसके बाद शाया ने एक हरे रंग का आग का गोला फेंका जो जाल के ठीक पीछे चला गया। धमाका! हरे जाल की लताओं ने कुछ भी नहीं पकड़ा सिवाय हवा के और जमीन पर गिर गईं। आग के गोले के विस्फोट से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, फिर भी सांप का कोई निशान नहीं मिला। लेलिन अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसके सिर में ऐसे झुंझुनी हो रही थी मानो कोई खतरनाक जीव उसे घूर रहा हो। ये भावना पूरी तरह से उसकी सहज प्रवृत्ति से आई थी। एआई चिप और पता लगाने वाले मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि वह पूरी तरह से अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करता था। लेलिन ने तुरंत निर्णायक कार्रवाई की और अपनी मूल स्थिति से दूर जमीन पर लुढ़क गया। हिस्सेस, जिस स्थान पर लेलिन मूल रूप से खड़ा था, उसके पीछे हवा में एक झिलमिलाहट हुई और काले होरल सांप का विशाल शरीर प्रकट हुआ। सांप के विशाल सिर से प्रकाश की एक भयानक किरण चमक उठी। सांप ने अपना जबड़ा खोला और शाया को जकड़ लिया जो लेलिन की मूल स्थिति के करीब खड़ी थी। जैसे ही सांप ने उसे चबाना शुरू किया, उसका आधा शरीर उसके जबड़े में चला गया। धमाका! सांप के मुंह के अंदर एक तीव्र विस्फोट हुआ और उसके जबड़े से बैंगनी रंग की ज्वाला निकली। एक विशाल ऊर्जा तरंग का पता चला जिसके कारण एआई चिप के संकेतक तेजी से चमकने लगे। ये शाया है। मरने से ठीक पहले उसने जादुई कलाकृति को स्वयं नष्ट कर दिया। जेडन भारी स्वर में बोला। अब बोसेन दहाड़ा और उसके शरीर पर चांदी का कवच पुनः बन गया। उन्होंने एक चांदी की तलवार भी निकाली जिससे उसके चारों ओर के रिक्त स्थान में कुछ लहरें उत्पन्न हो गईं। सब बाहर जाए! जेडन की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े और यहां तक कि अपनी उंगली भी काट ली जिससे खून हरे बिल्ले पर टपकने लगा। टकराना! एस्टेरिस्क! जमीन से अनगिनत बैलें फूटकर बाहर आ गईं। बस अब सारी बैलें लाल हो गई थीं और पीछे लगे कांटे और भी घने हो गए थे। उन पर हरे रंग की एक झलक भी थी और उससे एक अत्यंत खतरनाक आभा निकल रही थी। चूंकि यह ऐसा हो गया है, लेलिन ने एक हाथ हिलाया और 1 दर्जन आग जैसी लाल औषधियां उसके हाथों से छूट गईं। ब्लैक होरल सांप के शरीर पर कई और चमकदार लपटें फूट पड़ीं। इसके अलावा लेलिन के हाथों पर एक चमक थी और काला धनुष एक बार फिर उसकी हथेली में दिखाई दिया। फ्रॉस्ट रून्स! लेलिन ने एक मंत्र पढ़ा और बर्फ की एक परत ने मूल काले धनुष को ढक दिया जिससे तीर बर्फीले टुकड़ों में बदल गए। मारना! एक ही समय में 3 अलग अलग आवाजें सुनाई दीं। लाल लताओं की गति पहले से भी अधिक तेज थी, यहां तक कि तेज हवा भी चल रही थी। एक क्षण में ही उसने फर्श पर लौट रहे काले होराल सांप को बांध लिया। उसी क्षण एक बर्फीला तीर शून्य में से निकलकर काले सांप की दाहिनी आंख में जा लगा। हिस्सेस! काले होरल सांप के मुंह में आग लग गई थी और उसकी एक आंख फूट गई थी। सॉकेट से बहुत बड़ी मात्रा में चमकदार और पारदर्शी तरल पदार्थ बाहर निकला। इस समय सांप पीड़ा से चीख रहा था। अपनी मौत से मिलो! विस्फोट के दौरान बोसेन का चांदी का कवच एक धातु तरल में बदल गया जो उसके हाथ में मौजूद तलवार पर एकत्रित हो गया। इस दृश्य के बाद चांदी की तलवार तुरंत 5 मीटर लंबी हो गई। ब्लेड पर कुछ रहस्यमयी रून भी बने हुए थे। सबसे शक्तिशाली शक्ति, सबसे मजबूत राज्य, भाड़ में जाओ! बोसेन की मांसपेशियां उभर आए और मंत्र के प्रभाव से प्रकाश की बहुत सारी चमकें निकलने लगीं। लेलिन ने केवल उस पर नजर डाली और कई रैंक 0 मंत्रों की खोज की जो अस्थायी रूप से ताकत और जीवन शक्ति की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते थे। इतने सारे मंत्रों के समर्थन के तहत इस समय बोसेन के आंकड़े संभवतः ग्रैंड नाइट से भी अधिक हो गए थे। यह मिथकों में वर्णित ग्रैंड नाइट्स के विकसित रूप ब्रांडेड तलवारबाज के करीब था। लंबी तलवार ने आसानी से काले होरल सांप की सुरक्षा को भेदते हुए विशालकाय सांप के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गई जहां उसका दिल था। असंख्य ताज़ा खून जिसमें कुछ काला सा झाग भी शामिल था। सांप की आकृति ने ऊपर उठने की कोशिश की, फिर भी वह लाल लताओं से कसकर जकड़ा हुआ था। इसके अलावा विशाल लाल लताएं घाव वाले स्थान पर चढ़ गईं और जैसे कि उनमें स्वयं की बुद्धि हो, उन्होंने घाव में अपना रास्ता बना लिया। हिस्सेस! विशालकाय सांप लगातार दहाड़ रहा था और इधर उधर घूम रहा था जबकि खून लगातार कीचड़ भरी जमीन पर फैल रहा था। 1 दर्जन मिनट तक संघर्ष करने के बाद ब्लैक होरल सांप की बाईं आंख की चमक पूरी तरह खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर गया। क्या यह मर गया है? जेडन ने जब पूछा तो वह कुछ अविश्वासी सा लग रहा था। लाल लताएं अभी भी सांप के शरीर पर ऐंठ रही थीं।
लक्ष्य गंभीर रूप से घायल है, उसकी जीवन शक्ति तरंगे लगातार कम हो रही हैं। लक्ष्य की जीवन शक्ति सबसे कम हो गई है, लक्ष्य की जीवन शक्ति तरंगे पूरी तरह से गायब हो गई हैं, मृत। एआई चिप से मिले संकेत से लेलिन को पता चला कि विशालकाय सांप वास्तव में मर चुका था। हालांकि उन्होंने फिर भी कहा, चलो पहले कुछ पता लगाने वाले मंत्रों का प्रयोग करें। लेलिन को ये बात अच्छी तरह याद थी कि जब ब्लैक हॉराल सांप अदृश्य था तो एआई चिप उसे पहचान नहीं सका था। कौन जानता था कि इस काले सांप के पास कोई गुप्त तरीका था जिसके द्वारा वह अपनी जीवन शक्ति तरंगों को छुपा सकता था और एआई चिप की पकड़ से बच सकता था। इसके बाद तीनों अनुचरों ने अनेक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अंततः वे इस बात की पुष्टि कर सके कि यह काला हॉराल सांप जिसने उनके दल के 2 सदस्यों को मार डाला था वास्तव में मर चुका था। यह निष्कर्ष सुनने के बाद जेडन ने जल्दी से अपनी लाल लताओं को वापस खींच लिया और जमीन पर गिर पड़ा। लेलिन ने देखा कि जेडन के चेहरे पर लालिमा का एक भी निशान नहीं था। उसके पीले पड़े चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसने बहुत अधिक रक्त खो दिया है। जहां तक दूसरी ओर बोसेन का प्रश्न है, उसकी महान तलवार पुनः तरल धातु में बदल गई थी और उसे पुनः उसके वस्त्र में डाल दिया गया था, यहां तक कि कवच भी अपना स्वरूप बरकरार नहीं रख सका। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जादुई कलाकृति ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी है। जानकारी के ये छोटे छोटे टुकड़े एआई चिप के डाटाबेस में दर्ज कर लिए गए थे। इसके अलावा इसने दोनों की युद्ध स्थिति की बेतहाशा गणना की थी और युद्ध की सफलता दर भी बताई थी। बेशक उन दोनों की नज़र में लेलिन एक औसत से ऊपर का अनुयायी था। उनके पोशनियरिंग कौशल के अलावा केवल उनका फ्रॉस्ट अल्कमी रून ही था जो अच्छा लग रहा था। यह वह झूठी छवि थी जिसे लेलिन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये भी, जल्दी करो और उन्हें काट लो। लेलिन ने काले सांप को देखा जो जीवन से रहित था। उसके शरीर पर लगे घावों से लगातार खून बह रहा था। लेलिन के हाथों पर कम ऊर्जा तरंगों वाली एक जादू की लहर बन गई। आप क्या कर रहे हो? बोसेन और जेडन ने तुरंत लेलिन से दूरी बना ली और उसे सतर्कता से देखने लगे। एक बार खतरा टल गया तो लाभ के लालच में पार्टी सदस्यों के बीच अनजाने में अविश्वास के बीज बोए जाने लगे। बस सामग्री एकत्रित कर रहा हूं। लेलिन का जादू कभी नहीं रुका। खून। कुछ मंत्रोच्चार के बाद लेलिन ने अपना मुंह खोला और बायन भाषा का एक शब्द थूक दिया। हु। फर्श पर फैले खून के कुछ निशान लेलिन की हथेलियों की ओर बह रहे थे। हवा में असंख्य रक्त प्रकाश की एक रक्तिम गेंद की तरह लगातार एकत्रित हो रहे थे। हुआ लाला। शून्य में एक अदृश्य शक्ति थी जो लगातार रक्त को संकुचित कर रही थी और अंततः रक्त के रंग की एक छोटी चट्टान में बदल रही थी। दीदी। अदृश्य ऊर्जा को सीधे काले हॉराल सांप के घाव पर लागू किया गया था और उसके शरीर के भीतर के खून को लगातार बाहर निकाला गया था। कुछ ही मिनटों बाद काला हॉरल सांप कुछ छोटा हो गया तथा उसके शल्क हल्के पड़ने लगे। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, उसके हाथ में अब मुट्ठी भर आकार के रक्त रंग के पत्थर थे। दर्जन भर मीटर लंबे काले हॉरल सांप का सारा रक्त केवल एक दर्जन चट्टानों के आकार तक ही सीमित रह गया। ये रैंक 0 मंत्र में से एक था जिसे लेलिन ने सीखा था, जिसका उपयोग विशेष रूप से बड़े प्राणियों से रक्त इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। लेलिन द्वारा डाले गए जादू के प्रभाव को देखने के बाद बोसेन और जेडन ने अपनी सतर्कता ढीली कर दी। हालांकि लेलिन अभी भी उनकी आंखों में गहरी सावधानी का निशान देख सकता था। ब्लैक हॉराल सांप का खून कई औषधियों का एक घटक है। मैं ये सब पाना चाहता हूँ। जहाँ तक काले सांप पर मौजूद अन्य पदार्थों की बात है, मैं उनमें से कुछ को खून के मूल्य के बराबर छोड़ सकता हूँ। लेलिन ने मुस्कुराकर समझाया। लेलिन ने एक्सट्रीम नाइट सिटी के पास प्रयोगशाला में जो टूटी हुई डायरी देखी थी, उसकी बातें उसके दिमाग में उभर आई। मॉड्यूलेट, ब्लडलाइन और इसी तरह के अन्य शब्दों के कारण उनमें रक्त एकत्रित करने की एक अज्ञात प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, भले ही इसके लिए उन्हें इन दोनों को नाराज करना पड़े। खून। बोसेन ने अपना सिर झुकाया और अचानक हंस पड़े। वास्तव में कई पोषण मास्टर्स के लिए शक्तिशाली प्राणियों का रक्त अक्सर उनके पोषण के लिए एक आवश्यक घटक होता था। रक्तवंश आदि की अवधारणा बोसेन के विचारों में बिल्कुल भी नहीं आई। आखिरकार कई प्राचीन जीव हजारों हजारों वर्षों से विलुप्त हो चुके थे। मैगस विश्व के कई प्राणियों में केवल प्राचीन प्राणियों के प्रतिबिंब के निशान ही देखे जा सकते थे। जहां तक प्राचीन रक्त वंशावली को निकालने का प्रश्न है, इस विषय पर कई जादूगरों द्वारा व्यापक शोध किया गया, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। रक्त से जीन का एक टुकड़ा प्राप्त करना और फिर उसे सार में परिवर्तित करना जादूगरों की क्षमता से बाहर था। केवल 4 रैंक या उससे ऊपर के महापुरुष के लिए ही यह संभव हो सकता है। हालांकि दक्षिणी तट पर रैंक 4 मैगस केवल एक मिथक था। इस ब्लैक हॉरल स्नैक की सामग्री कम से कम 100,000 जादुई क्रिस्टल के बराबर है। जेडन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर नशे का भाव झलकने लगा। इन जैसे जादुई सांप प्राणियों में सबसे अधिक मूल्यवान हिस्सा उनके शल्क, अंतरिया, मस्तिष्क आदि होते थे। ये अक्सर जादुई कलाकृतियों के संश्लेषण के लिए अच्छे तत्व होते थे। जहां तक रक्त और अन्य चीजों का सवाल है, पोषण मास्टर्स और कीमियागरों को छोड़कर, जिन्हें कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती थी, अन्यत्र उनका ज्यादा उपयोग नहीं था।
उस परिस्थिति के बाद जहां लेलिन ने पहले कार्य किया, तीनों अनुचरों ने संक्षेप में चर्चा की। इसके बाद जेडन और बोसेन सांप के सबसे मूल्यवान हिस्सों को इकट्ठा करेंगे, फिर उस स्थान को छोड़ने से पहले रैंक 0 को संरक्षित करने वाला मंत्र डालेंगे। उनके लिए अभी सांप से लूटी गई वस्तुएं अवशेष के बाहरी क्षेत्र से प्राप्त इनाम मात्र थीं, कौन जाने कि वहां अंदर और कितनी अच्छी चीजें होंगी। यह अवशेष स्थल अत्यंत उच्च कोटि का प्रतीत होता है। जेडन ने और अधिक सुराग खोजने के लिए गुफा का आकार देखा। वास्तव में इसने शुरुआत में ही एक प्रेरी तंत्र स्थापित कर दिया था, यहाँ तक कि इतना खतरनाक प्राणी भी छोड़ दिया। रोथ और शाया के लिए दुख की बात है। इन दो पार्टी सदस्यों की मृत्यु के बाद लेलिन और अन्य दो ने केवल सतही तौर पर उदास भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही वे ठीक हो गए। सच कहें तो ये दोनों अनुचर केवल कुछ दिनों से ही लेलिन के संपर्क में थे, इसलिए उसे उनके प्रति ज्यादा लगाव नहीं था। जादूगर प्रायः उदासीन प्राणी होते थे। बहुत जल्द ही तीनों ने अपना ध्यान पुनः बचे हुए अवशेष की ओर मोड़ लिया। अवशेषों की रक्षा के लिए शक्तिशाली प्राणियों का उपयोग करना कुकराल काल की शैली प्रतीत होती है। बोसाइन को कुछ याद आया। कुकेरल काल की इमारतें सरल और असभ्य थीं, यहाँ तक कि वे चेतावनी तंत्र भी अत्यंत सरल थे। ये 2 चरणों से आगे नहीं बढ़ पाता था, जिसका मतलब ये है कि एक बार जब हम एक और तंत्र से गुजरेंगे तो हम अवशेष के हृदय के पास पहुंच सकेंगे। जेडन की आंखें चमक उठीं। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनके लिए आधिकारिक मैगस बनने के लिए जानकारी ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यद्यपि उन्नत सामग्री एकत्रित करना बुरा नहीं था, लेकिन इसमें आधिकारिक जादूगर की विरासत का आकर्षण नहीं था। तीनों अनुचरों ने गुफा के अंदर की जांच करने के लिए विभिन्न रैंक 0 मंत्र का प्रयोग किया और अंततः कोने में एक छेद ढूंढ निकाला। यहाँ तक कि इस काले छेद पर हरे रंग की जंग की एक परत भी जम गई। ऐसा लगता है कि यह किसी धातु से बना है। एस्टरिस्क सी, एक हरे रंग की आंख तुरंत ही छेद से उड़ गई। पापा, जेडन ने उसे पकड़ लिया और वापस अपने सॉकेट में डाल दिया। आगे ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि 5000 मीटर आगे मेरा मंत्र अवरुद्ध हो गया। मानो आगे बढ़ने से पहले किसी प्रकार का सत्यापन करना होगा। दूसरी ओर लेलिन और बोसेन ने भी गुफा का निरीक्षण करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का इस्तेमाल किया और वही परिणाम दिए। ऐसा है तो हम सब एक साथ क्यों नहीं प्रवेश करते? बोसेन ने अन्य दो की ओर देखा। निश्चित रूप से जेडन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प उभर आया। उसके लिए इस बार अन्वेषण तभी सफल माना जाएगा जब उसे मैगस विरासत मिल जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेलिन सतह पर शांत दिख रहा था, फिर भी यह उसकी भावनाओं के विपरीत था। वह इस बात से अवगत था कि यह विरासत किस व्यक्ति ने छोड़ी है तथा यहाँ क्या दफन किया गया है। रैंक 4 मैगस, किंवदंतियों में एक पुण्य व्यक्ति, महान मैगस सेरहोम की विरासत। लेलिन का दिल इच्छा से भड़क उठा। तीनों की राय एक जैसी थी और वे जंग लगे धातु के मार्ग में प्रवेश कर गए। सुरंग इतनी चौड़ी थी कि उसमें 3 वयस्क एक साथ चल सकते थे। चूंकि वे 3 युवा थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आवागमन की अधिक स्वतंत्रता थी। लेलिन ने दीवार को छुआ और भूरे रंग की धूल नीचे गिर गई, जिससे उसके पीछे चांदी की धातु की दीवार दिखाई देने लगी। पहले तो ये बर्फीली ठंड जैसा महसूस हुआ, फिर गर्म महसूस हुआ। जब लेलिन की उंगलियां इस धातु को छूती थीं तो एक अजीब सी अनुभूति होती थी। अज्ञात धातु की खोज, डेटाबेस में पंजीकृत नहीं। स्कैन के बाद एआई चिप की आवाज गूंजी। ये क्राइंग ब्लड मिश्र धातु है। ऐसा लगता है कि इसे डालते समय जानवरों या गुलामों के ताज़ा खून की आवश्यकता होती है। कथित तौर पर आत्मिक शरीरों पर इसके प्रभाव की एक निश्चित सीमा होती है। बोसेन ने लेलिन के कान में फुसफुसाया। यदि जादूगरों को आम लोगों की तरह माना जाता तो बोसेन जादूगरों के बीच कुलीन वर्ग से संबंधित होते। कुछ क्षेत्रों में उनका ज्ञान अभी भी लेलिन से अधिक था। इसके अलावा कुछ बहुमूल्य सामग्रियां केवल ऐसे परिवारों के भीतर ही प्राप्त की जा सकती थीं। लेलिन की उन तक पहुंच ही नहीं थी। रक्त रोने वाला मिश्र धातु। लेलिन ने मन ही मन आदेश दिया, एआई चिप, रचना रिकॉर्ड करो। बीप, लक्ष्य जानकारी एकत्रित करना, डाटाबेस में सहेजना। फोल्डर, संसाधन जानकारी, रक्त रोना मिश्र धातु। एआई चिप का संकेतक लेलिन के कानों में गूंज उठा। पहले देखी गई सुरक्षात्मक स्क्रीन की दूरी कम होती जा रही है। जेडन दाहिनी ओर चलते हुए अचानक बोला, चूंकि यह इस प्रकार के मिश्र धातु से निर्मित मार्ग है, इसलिए आगे कुछ दिखाई दे सकता है। एक आत्मिक शरीर, लेलिन और बोसेन ने एक स्वर में कहा। उनके चेहरे भयानक लग रहे थे। अनुचरों के पास प्रभावी रक्षात्मक उपायों का अभाव है। आध्यात्मिक शरीर पर आक्रमण के लिए उनके पास कोई अच्छा प्रतिकार उपाय नहीं था। यदि वे नियमित अनुचर होते तो वे बहुत पहले ही पीछे हट गए होते। हालांकि लेलिन और अन्य लोग अलग थे। बोसेन और जेडन के पास जादुई कलाकृतियां थीं, जिनका उपयोग अस्थायी रूप से रक्षा के लिए किया जा सकता था। यद्यपि वे फॉलेन स्टार पेंडेंट की तरह रक्षात्मक जादुई कलाकृतियां नहीं थीं, फिर भी वे कुछ समय के लिए उनकी आत्माओं को आक्रमण से बचा सकती थीं। जहां तक लेलिन का सवाल है, उन्होंने 2 वर्षों से अधिक समय तक आत्मिक शरीरों पर शोध किया था। एआई चिप की सहायता से आत्मिक शरीरों के विषय में उनका ज्ञान उनके कुछ प्रोफेसरों से भी अधिक हो गया था।
इस समय लैलिन कांप उठा। सत्यापित, हवा में नकारात्मक ऊर्जा घनत्व नियमित सेटिंग्स की तुलना में अतिरिक्त 3.14% बढ़ गया है। एआई चिप की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि यह वातावरण पहले ही एआई चिप द्वारा रिकॉर्ड किया जा चुका है। यह आत्माओं के जीवित रहने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरणों में से एक है। लैलिन के शरीर से एक प्रबल भयभीत प्रवृत्ति उभरी, ये यहाँ है। लैलिन की आंखें सिकुड़ गईं, उनके सामने एक चमकीला छेद दिखाई दिया। गुफा के छेद से गुजरने के बाद लैलिन और बाकी लोगों को एक चमकदार रोशनी महसूस हुई जिसकी चमक से उनकी आंखें परेशान हो गईं और वे अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वे अलग अलग रंगों वाले फूलों के समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। ट्यूलिप, ज्वलंत पोपी, लाल बड़े घुमावदार गुलदाउदी, हरी कैला लिली, विभिन्न फूल जिन्हें लैलिन जानता था और नहीं जानता था कि वे इस फूल बगीचे में खिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बगीचे पर किसी जादू का असर हो। इस बगीचे में अलग अलग मौसम और अलग अलग क्षेत्रों के फूल खिल रहे थे। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में फूल केवल सजावट के लिए थे। एक त्वरित सूंघ के बाद लैलिन ने जादूगरों के लिए कई उपयोगी जड़ी बूटियों की खोज की। इनमें से कई तो ऐसी थीं जिन्हें क्रॉफ्ट भी कभी नहीं खोज सके। फिर भी अब वे इस बगीचे में बैठे थे। बैंगनी पत्तियों का फूल, नाक की जड़ का फल, चलने वाला ड्रैगन फ्लाई, उल्टा सूरजमुखी और यहाँ तक कि शून्य फूल भी है। जेडन और बोसेन भी आश्चर्य से दंग रह गए। अंत में फूलों की कई प्रजातियां थीं जिन्हें लैलिन पहचान नहीं सका, लेकिन जहां वे लगाए गए थे उन्हें देखते हुए उनका मूल्य शून्य फूल से अधिक होना चाहिए। अब लैलिन को अंततः पता चला कि डायलन गार्डन का नाम क्यों रखा गया था। यह विशाल उद्यान कम से कम 1 दर्जन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यहाँ कितने मूल्यवान पौधे थे, जादुई क्रिस्टल की कीमत कितनी है? लैलिन ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और चकित रह गया। हाँ, सूर्य स्वर्णज्वाला, ये वास्तव में सूर्य स्वर्णज्वाला है। जेडन ने बीच में जलते हुए पौधे को उत्कट दृष्टि से देखा। सूर्य स्वर्णज्वाला की शक्ति को ग्रीन जल के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे अग्नि तत्व अनुयायियों को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। सफलता की दर 20% बढ़ जाती है। जेडन ने बड़बड़ाया और उसका हाथ अनजाने में ही आग की तरह लाल सूर्य स्वर्णज्वाला की ओर बढ़ गया। नहीं, लैलिन को कुछ याद आया और वह अचानक बोल पड़ा। अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। जेडन ने लैलिन की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फूलों की क्यारी की ओर बढ़ गया। डिंगलिंग, 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 झंकार जैसी ध्वनि सुनाई दी जो कानों को बहुत मधुर लगी। हवा रुक गई, हवा रुक गई। लैलिन और अन्य दो को अपने पैरों के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उन्हें तुरंत दूसरे क्षेत्र में ले जाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी विला का अंदरूनी हिस्सा हो। चारों दीवारों पर बिल्कुल नए फर्नीचर लगे हुए थे। हल्के पीले रंग की मेज पर एक लैंप रखा था जिसमें नारंगी लाल लौ थी। ये जगह कहाँ है? जेडन ने अपनी आवाज खोते हुए कहा। एक प्रकार का रक्षा तंत्र। ऐसा लगता है जैसे हमें किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाया गया है। लैलिन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। बोसेन अभी जेडन को देख रहा था और वह अब दोस्ताना नहीं लग रहा था। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। कुकराल काल की परंपराओं के अनुसार यदि हम इस तंत्र को हल कर लें तो अधिकांश अवशेषों के रक्षात्मक तंत्र तुरंत अपना प्रभाव खो देंगे। बोसेन का चेहरा काला पड़ गया। मूल रूप से हमें अन्वेषण के कई अवसर मिले और यह सब आपकी वजह से है। उसने जेडन की ओर इशारा किया। लैलिन को संदेह था कि यदि क्षेत्र में खतरे न होते तो बोसेन उस पर हमला कर देता। खी, यहाँ एलिस के साथ खेलने कौन आया है? एक मशीनी लड़की की आवाज सुनाई दी। गलियारे के मोड़ पर कुछ दिखाई दिया एक पश्चिमी गुड़िया। लैलिन ने उस विशालकाय पुतले को देखा जो गलियारे के कोने की छाया में था। ये पश्चिमी गुड़िया एक वयस्क के आकार की लग रही थी। नेत्रगोलक नीले रत्नों से बने थे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसके बाल सुंदर सुनहरे थे। छाती पर एक लाल धनुष गांठ थी। एक प्रतिशोधी आत्मा की मूर्ति। बोसेन हकलाया। प्रतिशोधी आत्मा की मूर्ति। लैलिन ने पहले इस शब्द के बारे में नहीं सुना था। स्पष्टतः ये किसी प्रकार का आत्मिक शरीर था। प्रतिशोधी आत्मा की मूर्ति के भौतिक शरीर को देखते हुए लैलिन को एहसास हुआ कि आत्मा पहलू पर उसका शोध और जांच केवल सतही स्तर पर थी। कम से कम वह इन प्रकार की प्रतिशोधी आत्माओं के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था जो भ्रम और वास्तविकता के बीच की सीमा पर लगती थीं। हे, तुम एलिस के साथ खेलने आओ। गोरी लड़की ने लैलिन की ओर उंगली उठाई। उसकी भुजाएं कपड़े की बनी थी और उनमें हथेली नहीं थी, केवल एक नंगी भुजा जो एक चमकदार गोलार्ध थी। टकराना एस्टरिस्क। लैलिन के पीछे तुरंत एक पारदर्शी बल क्षेत्र फट गया। वह हवा में उड़ गया और कपड़े की गुड़िया की ओर उड़ने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ आओ मेरे छोटे बच्चे, एलिस तुम्हें गले लगा ले। कपड़े की गुड़िया ने अपनी बाहें फैला दी मानो वह लैलिन को गले लगाना चाहती हो। जेडन और बोसेन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत कपड़े की गुड़िया को छोड़कर पीछे हट गए। उन्होंने वास्तव में लैलिन को छोड़ दिया और चले गए। भाड़ में जाओ,
लेलिन ने कपड़े की गुड़िया पर आग की 2 गेंदें फेंकी और उसे आग लगा दी। हालांकि आग को जल्दी ही बुझा दिया गया और कपड़े की गुड़िया पर नुकसान का कोई निशान भी नहीं पाया गया। डिंग *, शून्य से कई बच्चे के आकार की बाहें धुंधली दिखाई दी और ऐसा लगा जैसे वे लेलिन को खींच रही हों। एक लड़की की बाहें अब लेलिन की कमर को छू रही थीं। उसके कमर में तुरंत ही सुन्नपन सा महसूस होने लगा। लेलिन की आंखों में क्रूरता की चमक आ गई और उसने तुरंत एक पीली दवा जमीन पर फेंक दी। लेलिन के शरीर के चारों ओर तुरंत एक पीले रंग की सुरक्षा स्क्रीन दिखाई दी, जिसने अनगिनत शिशु आकार की भुजाओं को अलग कर दिया। ट्रेवर की घूमती ढाल औषधि, लेलिन के पास जो एकमात्र रक्षा औषधि थी, वह अब अपना प्रभाव दिखा रही थी। तुमने एलिस को चोट पहुंचाई है। कपड़े की गुड़िया का चेहरा खुल गया और उसके धारदार दांत दिखने लगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उसने अपने दांत खोले और धारदार दांत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एक जोड़ी अर्धपारदर्शी जानवर के मुंह तुरंत लेलिन के सामने प्रकट हुए और नीचे झुक गए। काचा *, ऐसा लग रहा था जैसे पीली रक्षात्मक प्रकाश ढाल पर लहरें बन गई हों, जिससे ऐसी आवाजें निकल रही थी जो अब हमले को सहन नहीं कर सकती थीं। ये हमला जल्दी ही औषधि की क्षमताओं को पार कर रहा है। लेलिन ने अपनी गर्दन पर पड़ी वस्तु को टटोला। अभी मेरे लिए तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का सही समय नहीं है। जिसके बाद लेलिन द्वारा एक लाल ज्वलंत औषधि बाहर फेंकी गई। तीव्र ज्वलंत औषधि। ये भी लेलिन ने अपनी बोरी में कई गुलाबी रंग के मोती ढूंढे और उसे आग में फेंक दिया। एक्सट्रीम नाइट सिटी में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने आत्मिक शरीरों पर शोध करके कुछ परिणाम प्राप्त किए। आत्मिक शरीरों के नियमों पर शोध करने के अलावा उन्होंने इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि आत्मिक शरीरों को किस चीज से सबसे अधिक नफरत है और क्या चीज उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस गुलाबी रंग के मोती में सबसे अच्छे प्रभावों में से एक शामिल था। गुलाबी मोती शीघ्र ही आग में फट गए और गुलाबी पाउडर प्रकट हुआ। इस मिश्रण के बाद लौ भी गुलाबी हो गई। ये तब तक फैलता रहा जब तक कि यह जानवर के जबड़ों में नहीं भर गया। जानवर के विशाल जबड़ों से भयानक दहाड़ निकली और वह शीघ्र ही ज्वाला में जलकर राख हो गया। उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे कि लौ शून्य से होकर कपड़े की गुड़िया के चेहरे तक पहुंच गई हो। कपड़े की गुड़िया ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से आक्रोशपूर्ण चीख निकाली। जब ज्वाला की अंतिम किरण गायब हो गई तो लेलिन के शरीर पर चमकता हुआ पर्दा पूरी तरह से गायब हो गया। लेलिन फर्श पर गिर पड़ा। उसकी कमर पर 2 छोटे हाथों के निशान थे। उसकी बाहें सिकुड़ गईं। उसकी पीठ पर पहने कपड़े पहले ही जंग खा चुके थे, जिससे त्वचा पर 2 छोटे काले निशान रह गए थे। आत्मा के शरीर से होने वाली चोट को तुरंत हटाया जाना चाहिए, अन्यथा ये फैलती रहेगी। लेलिन ने जल्दी से कई सफ़ेद पत्ते निकाले और घाव पर लगाए। अचानक चोट से ताजगी का एहसास हुआ। पापा, बगल की खिड़कियां टूट गईं और 2 व्यक्ति तुरंत अंदर घुस आए। बोसेन ने जेडन और आसपास के वातावरण को देखा और फिर जमीन पर लेलिन को देखा। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हम चाहे कहीं भी जाएं, हम हमेशा यहाँ लौटेंगे। ऐसा लगता है कि हमें पहले उससे छुटकारा पाना होगा। लेलिन का चेहरा भावहीन था क्योंकि उसने कपड़े की गुड़िया की ओर इशारा किया जो अभी भी अपना चेहरा पकड़े हुए थी। अन्य 2 लोगों द्वारा उसे पहले ही छोड़ दिए जाने के मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि तीनों ही चयनात्मक स्मृतिलोप से पीड़ित थे। लेलिन को समझ आ गया कि अगर अब वह इन दोनों से अलग हो गया तो यह उसके लिए विनाशकारी नुकसान होगा। इस प्रतिशोधी आत्मा की मूर्ति के संबंध में वे केवल एक साथ मिलकर काम कर सकते थे ताकि उसे पराजित या मार डाला जा सके। जहां तक पहले की घटना का सवाल है तो बाद में उनसे बदला लेने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। एलिस को आग से सबसे ज्यादा नफरत है। इस समय गुलाबी गुड़िया के चेहरे पर गुलाबी लौ पहले ही बुझ चुकी थी। कपड़े की गुड़िया का मूल रूप से सुंदर चेहरा अब काला पड़ चुका था। अब तो एक आंख भी गायब थी। हालांकि गुड़िया फिर भी हंसी और बोली, आओ तुम तीनों साथ मिलकर खेलें। उसके हाथ की एक लहर से मेज और कुर्सियां इधर उधर उछलने लगी। यहाँ तक कि लैंप और कोठरी में भी छोटे छोटे पैर उग आए थे जो नाच रहे थे और नर्सरी कविताएं गा रहे थे। धीरे धीरे लेलिन और अन्य 2 को घेर रहे थे। अम्ब्रा का हाथ, संक्षारक ज्वाला, एसिडिक एक्वा शॉट। तीनों लगातार अपने आसपास की मेजों और अन्य फर्नीचर पर जादू करते रहते थे। हालांकि ये जीव इतने अधिक थे कि अगर वे 1-2 को मार भी देते तो भी कोई खास फायदा नहीं होता। इसके अलावा यदि वे गुड़िया पर हमला करने के लिए अपनी जादुई कलाकृतियों का उपयोग भी करते तो भी यह कुछ निशान ही छोड़ता और अधिकांशतः अप्रभावी होता। अंत में तीनों अनुचर एक दूसरे से पीछे हो गए तथा मूर्ति के कारण एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित हो गए। और कोई विकल्प नहीं है। बोसेन ने जेडन और लेलिन की ओर देखा जिनके चेहरों पर पीलापन था और उसके चेहरे पर भी क्रूरता की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, मेरे सामने एक कठिन चुनौती है जिसके लिए तैयारी के लिए समय चाहिए। मेरे लिए इस संकीर्तन को रोको। ये कहते हुए बोसाइन ने एक ग्रे स्क्रॉल निकाला जिस पर विभिन्न रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं और तुरंत फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गए तथा एक मंत्र का जाप किया। लेलिन और जेडन के चेहरों पर आशा की चमक थी।
उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने मंत्रों का प्रयोग किया और राक्षसों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आखिरकार वह इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया। हो, लैलिन ने सोचा। जेडन की कमज़ोर हालत वास्तविक थी। हालांकि लैलिन केवल अपनी कमज़ोरी का नाटक कर रहा था। हालांकि पहले स्थिति अत्यंत भयावह थी। बस थोड़ा और आगे बढ़ने पर लैलिन को बचाव के लिए फॉलेन स्टार पेंडेंट का उपयोग करना पड़ता। हालांकि बोसेन के दृष्टिकोण से लैलिन और जेडन नए उन्नत स्तर 3 अनुयायी थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि जेडन ने भी अपनी जादुई कलाकृति का कई बार उपयोग किया था। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, जो पोषण रिंग का अनुयायी था, उसका यहां तक टिके रहना बोसेन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। बेशक वह यह नहीं जानता था कि हालांकि लेलिन ने बहुत पहले ही औषधियों की सहायता से प्रगति की थी, लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति अब उसकी अपनी शक्ति से भी अधिक मजबूत थी, जिसे उसने कुछ समय में संचित किया था और जिसने एक आधिकारिक मैगस उन्नति के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। इसके अलावा लैलिन ने अपनी रक्षा प्रकार की जादुई कलाकृति भी छुपा ली थी। एक उपचारात्मक रून जो पहले इस्तेमाल किया गया था, एक आक्रमण स्क्रॉल, एक अनुबंध स्क्रॉल और एक जादुई कलाकृति जो आक्रमण और बचाव के लिए किसी भी चीज का रूप ले सकती है। लैलिन ने अपनी औषधियां फेंक दी और लगातार हाँफते हुए एक मंत्र का जाप किया। हालांकि बोसेन एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आखिरकार वह केवल एक अनुयायी ही है। इन वस्तुओं के साथ वह पहले से ही अथाह है। मंत्रों से उत्पन्न तीव्र ऊर्जा तरंगों की आड़ में लैलिन ने गुप्त रूप से बोसेन की शेष ऊर्जा की गणना की। दर्जनों सेकंड बाद बोसेन ने अंततः जादुई स्क्रॉल को सक्रिय करने का काम पूरा कर लिया। ग्रे स्क्रॉल अब हवा में तैर रहा था और आग जैसी लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह ऊर्जा तरंग, यह एक रैंक 1 मंत्र है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इतने लंबे समय तक सक्रिय करने की आवश्यकता है। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। स्क्रॉल से अत्यधिक ऊर्जा तरंगें निकली, जिससे न केवल उनके आसपास के प्राणी पीछे हट गए, बल्कि लेलिन और जेडन भी सांस लेने में असमर्थ हो गए। बोसेन के परिवार ने वास्तव में उसे एक स्क्रॉल में संग्रहित रैंक 1 मैगस मंत्र प्रदान किया था, जो उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। वह सचमुच 3 बड़े परिवारों में से एक से है, जो अमीर और दबंग हैं। इस स्क्रॉल में एक सील रैंक 1 मंत्र शामिल था। न केवल इसके लिए प्रयुक्त सामग्री अत्यधिक महंगी थी, बल्कि इसे प्रभावी बनाने के लिए आधिकारिक जादूगर को 1 दर्जन से अधिक बार मंत्र का जाप करना पड़ा। इसके अलावा एक महान कीमियागर की भी आवश्यकता है जो मंत्र निर्माण में कुशल हो। इनमें से प्रत्येक पुस्तक असाधारण थी। प्रत्येक स्क्रॉल में कम से कम 100,000 जादुई क्रिस्टल या उससे अधिक थे। इसकी लागत बहुत अधिक थी और इसमें दवाई डालना भी कठिन था। अनुचरों के अलावा आधिकारिक जादूगरों को इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती थी। विभिन्न कारणों से इस प्रकार के स्क्रॉल की संख्या दुर्लभ हो गई थी। केवल लिलीटेल परिवार जैसे बड़े परिवार ही इसकी 1 या 2 प्रतियां रख पाते थे। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद स्क्रॉल की ताकत बहुत ही जबरदस्त थी। अग्नि की लाल ऊर्जा तरंगे लगातार विकीर्ण हो रही थीं और पुस्तक स्वतः ही प्रकाश में जलने लगी। ज्वाला की चमकीली पीली रोशनी में एक विशालकाय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा दिखाई दिया। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा अपनी चोंच से अपने पंख फड़फड़ा रहा था और लगातार स्पष्ट कांव कांव कर रहा था, मानो कोई असली पक्षी हो। इसके अलावा काली पुतलियों से बुद्धिमत्ता के लक्षण देखे गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें बुद्धि थी। जाना, बोसेन का चेहरा अब बहुत पीला पड़ गया था और उसने अपने होठों को दांतों से कुचल लिया था। उसकी आंखों के किनारे से पसीना बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े की गुड़िया की ओर इशारा करते हुए अत्यंत उत्साहपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। ऐसा लगता है कि उसने पहले जो जादू किया था, उससे उसे बहुत संतुष्टि मिली थी। नहीं, यहाँ मत आना, एलिस डर गई है। सामने खड़ी कपड़े की गुड़िया 3 कदम पीछे हट गई। उस मूर्ति के चेहरे पर भय का भाव था, मानो किसी छोटी लड़की का सामना किसी बुरे आदमी से हो गया हो। हालांकि लैलिन और अन्य लोग इस दृश्य से प्रभावित नहीं हुए। बोसेन के आदेश के साथ ही 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके चमकीले पीले पंख आग की लपटों के साथ जलने लगे, क्योंकि वह बोसेन और अन्य 2 के चारों ओर एक चक्र में उड़ने लगा। कई फलियों के आकार की लपटें उस फर्नीचर पर गिरी जिसे जीवित किया गया था। धमाका, एस्टरस्क पीली लपटों के गोले जल उठे और विभिन्न कुर्सियां और मेजें धूसर राख के ढेर में तब्दील हो गईं। जियू जियू, 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा एक सुंदर चीख के साथ हवा में उड़ गया और सीधे कपड़े की गुड़िया के सामने उतरा। चमकदार लाल शंक्वाकार चोंच ने निशाना साधा और कपड़े की गुड़िया को एक हल्का सा चोंच मारा। आह! कपड़े की गुड़िया एलिस ने भयभीत होकर कराहना शुरू कर दिया और उसके शरीर में तुरंत ही चमकीली पीली लौ से आग लग गई। एलिस को बचा लो, एलिस वास्तव में बहुत आज्ञाकारी है। मूर्ति जमीन पर गिर पड़ी और लेलिन तथा अन्य लोगों की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में विनती की झलक थी। लेलिन और जेडन ने पलटकर देखा कि बोसेन की आंखों में पागलपन भरा भाव था, क्योंकि वह लगातार लौ जला रहा था। चमकीली पीली लौ लगातार जलती रही और अंततः कपड़े की गुड़िया राख में बदल गई। ठीक है,
बोसेन ने पलटकर लेलिन और जेडन का सामना किया, जिससे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया, लेकिन उसके इरादे अज्ञात थे। लेलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। जीव जीव। इस समय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा कांव कांव करने लगा और जमीन पर गिरते ही वह पहले वाले भूरे रंग के स्क्रॉल में बदल गया। पापा। भूरे रंग का स्क्रॉल राख में बिखरकर आसपास फैल गया। स्क्रॉल की ऊर्जा का पूर्ण उपयोग होते देखने के बाद बोसेन का चेहरा बहुत ही भद्दा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। ठीक है, उस जीव से निपटा गया, आइए इसका रास्ता खोजें। जैसे ही लेलिन कुछ कहने वाला था, एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। कपड़े की गुड़िया के पीछे दीवारें हिल गईं और एक दरार दिखाई दी, जिसमें एक सीधी सुरंग दिखाई दे रही थी। दीवार के लकड़ी के तख्तों पर प्राचीन बायरन भाषा में अक्षरों की पंक्ति लिखी हुई थी। जो साधक यहाँ आ सकेंगे उन्हें मेरी विरासत नौको कुरादुस फार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। नौको कुरादुस फार वह जादूगर है जिसने ये विरासत छोड़ी है। जैडन ने एक लालसा और उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। जहां तक बोसेन की बात है, तो उन्होंने बार बार उसका नाम नोको कुराडुस फार कहा। उसकी आंखों में एक उल्लासपूर्ण भाव चमक उठा, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गया। हालांकि ये लेलिन ने देख लिया था, जो उसे चुपके से देख रहा था। वह जानता था कि बोसेन ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि नाम क्या दर्शाता है। मैंने इस नाम के बारे में सुना था, लेकिन अब यह बहुत अस्पष्ट है। इस समय लेलिन ने भी अपना सिर खुजलाया, जिससे उसका भयभीत भाव प्रकट हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, यह निश्चित रूप से एक आधिकारिक मैगस है, और उसकी विरासत मुझे निश्चित रूप से आगे बढ़ने देगी। जैडन बहुत उत्साही था और तुरंत सुरंग में घुस गया। उसका पीछा बोसेन और लेलिन जैडन के ठीक पीछे थे। सुरंग से गुजरने के बाद लेलिन और अन्य लोग एक अध्ययन कक्ष जैसी जगह पर पहुंचे। चारों दीवारें किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, फिर भी एक भी किताब नहीं दिख रही थी, जिससे लेलिन के मुंह से निकला कि यह अफसोस की बात है। जहां तक बीच में बड़ी मेज की बात है, तो उस पर एक काला बक्सा बड़े करीने से रखा हुआ था। अध्ययन डेस्क के पीछे एक कुर्सी और एक अजीब तेल चित्रकला थी। तैल चित्र में एक रहस्यमय प्रतीक दर्शाया गया था। अनगिनत रहस्यमय रूनों से एक सांप बना हुआ था। सांप ने अपनी पूंछ पर एक वृत्त का चित्र बनाया। मुझे लगता है मैंने ये प्रतीक चिन्ह पहले भी कहीं देखा है। लेलिन कुछ उलझन में था, लेकिन उसने उस विचार को दूर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि इस जगह को महान जादूगर सेरेहोम ने अपनी विरासत के लिए स्थापित किया था। यह महान जादूगर अभी भी कुछ हद तक उदार है। ये सभी तंत्र एक आधिकारिक जादूगर की क्षमता से कम थे। यदि ऐसा न होता, तो कठिनाई में थोड़ी सी वृद्धि होने पर हम सब यही नष्ट हो जाते। लेलिन जेडन और अन्य लोगों को अपने साथ यहाँ आने देने से कुछ हद तक खुश था। यदि ऐसा न होता तो केवल अपनी ताकत से वह इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। क्या नौको नाम का कोई जादूगर नहीं था? उसके अवशेष कहाँ हैं? लेलिन ये प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन ये प्रश्न बहुत जल्दी ही उसके दिमाग से निकल गया, क्योंकि इस समय परिदृश्य में भारी परिवर्तन आ गया है। अध्ययन डेस्क पर काले बॉक्स को देखने के बाद बोसेन और जेडन की हौंफने की गति तेज हो गई। टकराना। अचानक बोसेन के हाथ में एक चांदी जैसी सफेद तलवार आई और जेडन की ओर वार करने लगी। जेडन के शरीर पर लगा बेल कवच चमक उठा, लेकिन एक घाव अभी भी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ से बहुत अधिक खून बह रहा था। 100 तीनों ने तुरंत एक दूसरे से दूरी बना ली। जैसा कि उम्मीद थी, अंत में हम झगड़ने वाले हैं, है ना? जेडन ने उसकी बांह पकड़ ली और कड़वी मुस्कान बिखेर दी। जेडन को इस अवस्था में देखकर लेलिन को अचानक याद आया कि जब वे एक साथ निकले थे, तो जेडन ने उनसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत पहले से ही इस तरह के परिणाम की आशा कर रखी थी। वास्तव में एक आधिकारिक जादूगर की विरासत इस संगति को तोड़ने के लिए पर्याप्त कारण है। जेडन धीरे से बोला, केवल इतना ही नहीं, अब धातु तरल ने बोसेन के शरीर को ढक लिया और चांदी के सफेद कवच में बदल गया। अगर यह सिर्फ एक जादू मॉडल, ग्राइंड वाटर या ऐसा कुछ होता, तो मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह नौको कुरादुस फार की विरासत है। बोसेन का चेहरा लाल हो गया। हम महान जादूगर सेरहोम के बारे में बात कर रहे हैं। रैंक 4 मॉर्निंग स्टार मैगस की विरासत। महान मैगस सेरेहोम। जैडन के चेहरे पर स्पष्टता दिखाई दी। बेशक उसने इस महान जादूगर की कथा के बारे में सुना था। हालांकि किंवदंतियों में महान मैगस सेरहोम ने एक वैकल्पिक शीर्षक का उपयोग किया था। लेलिन के अलावा, जिसके पास डेटा संग्रहित करने का एक जबरदस्त तरीका था, और बोसेन के पास एक ठोस पारिवारिक आधार था, ऐसे कई लोग थे जो इस तथ्य से अवगत नहीं थे। चूंकि तुम्हें कारण पता है, इसलिए तुम शांति से मर सकते हो। बोसेन ने अपने चेहरे पर हत्या की मंशा को नहीं छिपाया और उसने जेडन पर चांदी की सफेद तलवार से क्रूरतापूर्वक वार किया। हुआ, तलवार अनगिनत छोटी चांदी की सुइयों में विभाजित हो गई जो जेडन की ओर उड़ गईं। एक ढाल बनाओ, जेडन चिल्लाया। बैच से और अधिक बैलें निकलीं और जेडन के सामने एक बड़ी ढाल का रूप ले लिया।
डिंग डिंग डांग डांग। एस्टरस्क अनगिनत सुइयां बारिश की तरह उसकी ढाल पर गिर रही थीं, जिससे कई छोटे छोटे छेद हो गए। इस जबरदस्त टक्कर से जैडन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर गया। उसका चेहरा निराशा से भर गया। जैडन, मैं तुम्हारी सारी चालें जानता हूं। आपके पास जादुई कलाकृति के अलावा और कौन से तुरुप के पत्ते हैं? बोसेन ने ये शब्द जैडन के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश में कहे थे। जैडन तब तक पीछे हटा जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। फिर उसने अपना, लेलिन, आइए मिलकर कार्य करें, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। लेलिन, उस पर विश्वास मत करो। यदि आप तटस्थ रह सकते हैं और किनारे पर रह सकते हैं, या यहाँ तक कि मेरी मदद कर सकते हैं, तो मैं शपथ लेता हूं कि आपको लिलीटेल परिवार की मित्रता प्राप्त होगी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद लेलिन घबरा गया। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा और कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, मुझे अब कोई विरासत नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। ये शब्द सुनने के बाद जेडन का चेहरा और भी अधिक भयभीत और चिंतित दिखाई दिया, यहाँ तक कि उसकी बेल की ढाल भी आकार में छोटी हो गई थी। दूसरी ओर बोसेन जोर से हंस पड़े। हा, मेरा लिलीटेल परिवार निश्चित रूप से लेलिन जैसे पोषण मास्टर का स्वागत करेगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है जैडन, आप खत्म हो चुके हैं। बोसेन के हाथ में तलवार फिर से फट गई और तरल धातु की प्रत्येक बूंद हवा में तैरने लगी तथा तीर जैसी वस्तुओं में बदल गई। मेरे खून से प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखकर जेडन के चेहरे पर निराशा उभर आई। उसने पहले वाली ही विधि अपनाई और हरे बैज पर अपना खून लगाया। एक क्षण में हरे रंग की बेल की ढाल लाल रंग की विशालकाय ढाल में बदल गई। आपके बैज की ऊर्जा जल्द ही समाप्त हो जाएगी, है ना? यदि आप अपने रक्त का उपयोग इसके विकल्प के रूप में भी करते हैं तो आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? बोसेन चिल्लाया और जेडन की ओर अनगिनत सुइयां उड़ा दीं। टकराना, लाल ढाल फट गई और असंख्य सुइयां जेडन के शरीर में घुस गईं। उसके शरीर पर अनगिनत छेद होने के कारण जेडन को तुरंत लाल रंग में रंग दिया गया। जब वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा तो उसके चेहरे पर पश्चाताप और अविश्वास के भाव थे। इस समय बोसेन कुछ जोर से हौंफ रहा था। वह मुड़ा और लेलिन का सामना किया। बहुत अच्छा, तुमने पहले मुझ पर हमला नहीं किया था। एक भयावह मुस्कान के साथ बोसेन ने जेडन की ओर इशारा किया जो खून से लथपथ पड़ा था। मैं, लिलीटेल परिवार का उत्तराधिकारी, एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी का गौरव, चांदी जैसा सफेद तलवारबाज बोसेन आपको आपकी पसंदीदा मौत का विकल्प प्रदान करूंगा। जब वह बोल रहा था, उसके चेहरे पर सहानुभूतिपूर्ण किंतु खिलवाड़ जैसा भाव दिखाई दे रहा था। वह एक शेर या बाघ की तरह था जो खरगोश के साथ खेल रहा था। पसंद, मरने का तरीका, लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर बोसेन, मैं आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, आप सिर्फ यही मर सकते हैं। बोसेन के चेहरे पर ठंडक थी। महान जादूगर सेरहोम की विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी जानकारी को लीक करने की संभावना को अनुमति नहीं दे सकता। मूल रूप से पोशनिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में आपका भविष्य उज्ज्वल था। अफसोस की बात है, बोसेन ने लेलिन को अफसोस से देखा, मानो उसे उसकी दुर्दशा पर दया आ रही हो। शायद आप अपना जीवन समाप्त करना चाहेंगे, इससे दर्द कुछ कम हो सकता है। बोसेन लेलिन के और करीब आ गया। उसकी आवाज़ कोमल किंतु आकर्षक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ में कोई जादुई शक्ति थी जो लेलिन को उसके कहे अनुसार काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेलिन की आंखें खाली हो गईं। उसके होठों ने अनजाने में निम्नलिखित शब्द बनाए, मैं चाहता हूं। ये सफल होगा, बोसेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उस समय लेलिन ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए चमकीले और चमकदार दांतों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें मरना चाहता हूं। टकराना, लेलिन के हाथ से एक चांदी की लकीर बोसेन के चेहरे पर उड़ी। बोसेन के चेहरे पर सदमा छा गया, लेकिन तरल धातु की एक परत ने स्वतः ही एक मुखौटा बना लिया जिसने उसके चेहरे की रक्षा की। काचा, चांदी की रोशनी मुखौटे से टकराती है जिससे चिंगारियां निकलती हैं। यह अफसोस की बात है कि यह तात्कालिक रक्षात्मक क्षमताओं वाली एक जादुई कलाकृति है। लेलिन ने बोसेन की ओर देखा जो पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस और निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। तुम पहले तो नाटक कर रहे थे। बोसेन ने अपना चेहरा छुआ जो पहले से ही सूजा हुआ था, और उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। कितना उबाऊ भ्रामक मंत्र। जब मैं लेवल 2 का अनुयायी था तो मुझे इससे डर नहीं लगता था। लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लुक आप पर बहुत जंच रहा है, स्वर के सिर की तरह। तुम मौत चाहते हो? बोसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तरल धातु ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और एक चांदी का कवच बना दिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं जब उसने अपनी तलवार लहराई और लेलिन की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारे शरीर से प्रत्येक टेंडन को उखाड़ना चाहता हूं। तुम बेकार के कूड़े हो जो केवल पोषण बनाने का हुनर जानता हो। सच में? लेलिन ने बाहें सिकोड़ी। उसके हाथ में एक काला धनुष आया और उसने एक बर्फीला बांध छोड़ा। तीर चलाया गया। एस्टरिस्क शशश। बोसेन ने न तो चकमा दिया और न ही छिपा, तीर को अपने शरीर पर ही लगने दिया।
बर्फ का तीर चांदी के कवच से अवरुद्ध हो गया और सफ़ेद धुंध में बदल गया जिसने बोसेन के कवच की सतह को ढक लिया। इसके प्रभाव से बोसेन की गति कुछ कम हो गई थी। मैं लगातार तुम पर नज़र रख रहा हूँ। तुम्हारे बैग में मौजूद सारी औषधियाँ पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए थीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बोसेन ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए सीधे लैलिन की ओर झपट्टा मारा। एक सटीक अनुमान। लैलिन की मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई, जिससे अचानक बोसेन को एक बुरे पूर्वाभास का एहसास हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा तुरुप का पत्ता औषधि से संबंधित नहीं है। गिरा हुआ सितारा पेंडेंट सक्रिय करें। लैलिन के आदेश के साथ ही उसके शरीर से चांदी ग्रे प्रकाश की एक परत विकीर्ण हुई। ये परत तारों की रोशनी की तरह लग रही थी, मंद लेकिन मजबूत और अविचल। इसने लैलिन के पूरे शरीर को ढक लिया और उसके शरीर पर एक चांदी ग्रे कवच का निर्माण कर दिया। इस कवच की सतह पर कुछ रत्न टिमटिमा रहे थे। टकराना। बोसेन ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन उसे सीधे रोक दिया गया और लैलिन के दाहिने हाथ ने उसे पकड़ लिया, जो कवच से ढका हुआ था। इसके बाद लैलिन ने बोसेन के चेहरे पर बुरी तरह मुक्का मारा। काचा। बोसेन के चेहरे पर लगा मुखौटा अंदर की ओर धंस गया और उसने तुरंत अपने कई दांत बाहर निकाल लिए तथा चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ पीछे की ओर उड़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, किसी को मारने के लिए मुट्ठियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा लगता है। लैलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ संतुष्टि के साथ बोला, हुआ लाला। बोसेन कुछ खाली किताबों की अलमारियों से टकराया और वे उसके ऊपर गिर गई। कई सड़ते हुए लकड़ी के तख्तों ने बोसेन को मलबे में दफन कर दिया। धमाका। लकड़ी के बोर्ड उड़ गए। एक बार फिर बोसेन अपने चमकीले चांदी के कवच के साथ लैलिन के सामने खड़ा था। मैंने तुम्हें कम आंका है, एक रक्षात्मक प्रकार का जादुई कलाकृति। वास्तव में आप ही हम लोगों में सबसे अधिक रहस्य रखने वाले व्यक्ति हैं। बोसेन का चेहरा अब अत्यंत गंभीर हो गया था। हालांकि उसके चेहरे के दोनों तरफ दो सूजी हुई दांतों के साथ लैलिन ने जब उसे देखा तो उसे हंसने का मन हुआ। बहुत ज्यादा बेतुकी बातें कही गई हैं। लैलिन की मांसपेशियां उभर गईं और वह बोसेन से भिड़ गया। बैंग बैंग बैंग। अध्ययन कक्ष से तेज आवाजें आ रही थीं, जिससे चारों ओर धूल उड़ रही थी। बमुश्किल दिखाई देने वाली धूल की परत के माध्यम से कवच पहने दो मानव जैसे प्राणियों को एक दूसरे पर आक्रमण करते देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों प्राणी चोटों से नहीं डरते। उन्होंने केवल सबसे क्रूर और बर्बर लड़ाई शैली का इस्तेमाल किया, अपनी रक्षा को पूरी तरह से त्याग कर प्रत्येक ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। किताबों की अलमारियां लगातार गिरती रहीं और अराजकता फैल गई। यदि दोनों प्राणियों ने जानबूझकर बीच वाली अध्ययन टेबल से दूरी न बनाई होती जिसमें अवशेष रखे होते, तो उसका भी वही हश्र होता जो उन पुस्तक अलमारियों का होता। जैसे जैसे सेकंड मिनटों में बदलते गए, ये देखा जा सकता था कि मानव आकृति जिसके पास चमकदार चांदी का कवच था असुविधा में दिख रही थी। उस पर सफ़ेद रोशनी भी कुछ मंद पड़ गई थी। अंत में चांदी ग्रे रंग के कवच वाले व्यक्ति के घूंसे से चमकीला चांदी का कवच टूट गया तथा पुनः अपने तरल धातु रूप में बदल गया और फिर वह अपने मूल गेंद के आकार में आ गया। लैलिन ने एक बार फिर बोसेन पर प्रहार किया जो फर्श पर पड़ा था। क्रैक। बोसेन की छाती से हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके बाद चांदी ग्रे प्रकाश में लिपटा एक जूता लापरवाही से उसकी छाती पर आ गिरा। बोसेन के होठों का एक कोना खून से बह रहा था। मुझे इसका अफसोस है। काश मेरा स्क्रॉल अभी भी यहाँ होता। काश मैंने पहले इतनी बार सिल्वर लाइट का इस्तेमाल न किया होता। काचा। लैलिन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बोसेन के प्रति कोई दया नहीं दिखाई और अपने वस्त्र से खंजर निकाला और बोसेन के चारों अंग काट डाले। बोसेन के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं और पूरे अध्ययन कक्ष में पीड़ा की चीखें गूंजने लगीं। लैलिन ने कटे हुए अंगों को दूर फेंक दिया और एक हेमोस्टेसिस औषधि निकाली, जिसके बाद उसने एक हेमोस्टेसिस औषधि निकाली और उसे बोसेन के घाव पर डाल दिया। वह बोसेन को खून बहने से नहीं मरने देगा। तुम बस मुझे मार दो। बोसेन का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वह अपने मुंह से ये शब्द निकाल रहा था, मैं शक्तिशाली लिलिटेल परिवार के एक सदस्य को मारने का साहस कैसे कर सकता हूँ? लैलिन ने हल्का सा मुस्कुराया, फिर भी बोसेन को यह एक बहुत ही भयावह और क्रूर मुस्कान लगी। एक मैगस परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आप पर निश्चित रूप से एक आधिकारिक मैगस द्वारा कुछ ट्रैकिंग मंत्र डाला जाएगा। यह बहुत संभव है कि एक बार जब मैंने तुम्हें मार दिया तो वह आधिकारिक जादूगर इसे भांप लेगा। लैलिन धीरे से बोला। उसी समय बोसेन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। बोसेन को जमीन पर गिरा हुआ देखकर लैलिन को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। आप एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। आपकी ताकत, आपके उपकरण और यहाँ तक कि आपकी चालाकी भी अत्यधिक सराहनीय है और उसे मात देना कठिन है। अपनी ताकत को छिपाना, आपकी जादुई कलाकृति की ऊर्जा को खत्म करना और आपको अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज का विजेता निश्चित रूप से पलट सकता था। ये लैलिन के सच्चे शब्द थे। यदि उसने स्वयं को सुअर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे सुअर के रूप में प्रच्छन्न किया होता जो बाघ को खा सकता है और देखा होता कि बोसेन ने उसकी जादुई कलाकृति
सिल्वर लाइट की ऊर्जा को समाप्त कर दिया है और साथ ही उन अवसरों को भी देखा होता जिनके कारण बोसेन ने अपने तुरुप के पत्ते प्रकट किए, तो लेलिन और बोसेन के बीच लड़ाई का परिणाम फिर से लिखा गया होता। लेकिन अंततः बोसेन की हत्या लेलिन के हाथों हुई, यहाँ तक कि वह अपनी मृत्यु का निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकता था। इस बार की घटना ने लेलिन को ये तथ्य समझा दिया, मैगस वर्ल्ड में असंख्य प्रतिभाशाली लोग थे और उससे भी अधिक ट्रम्प कार्ड थे। भविष्य में जब तक आवश्यक न हो, बेहतर होगा कि वह कम ही चर्चा में रहें। इसके अलावा प्रत्येक नया तुरुप का पत्ता जीवित रहने की संभावना को थोड़ा बढ़ाने के बराबर है। तुम निश्चित रूप से मेरे पिता को मिल जाओगे, तुम एक असहनीय और दयनीय मौत मरोगे। जब बोसेन बोल रहे थे तो उनकी आंखें अचानक उभर आईं। पू, लेलिन की भुजाएं हिलने पर एक चमकदार चांदी जैसी चमक उत्पन्न हुई और बोसेन की जीभ कट गई। जहां तक अनुचरों का सवाल है, जब तक वे मंत्रोच्चार कर सकते हैं, वे खतरनाक हैं। लेलिन ने बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुके बोसेन की ओर उत्साहीनता से देखते हुए कहा, जैसा कि मैं कह रहा था, भले ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति सब समाप्त हो गई हो, फिर भी मुझे अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। बाद लेलिन ने एक मंत्र पढ़ा और तुरंत एक छाया श्रृंखला बुलाई और बोसेन को बांध दिया, जिसने अपने 4 अंक खो दिए थे। बोसेन ने लेलिन की ओर देखा जो अभी भी जादू कर सकता था, और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। तथ्य यह है कि लेलिन अभी भी मंत्रों का जाप कर सकता था, जिसका अर्थ था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति बोसेन से अधिक थी। फिर भी बोसेन के पास पहले से ही आधिकारिक मैगस बनने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के मानदंड मौजूद थे। सिर्फ एक सुरक्षा लॉक पर्याप्त नहीं है। लेलिन ने बाहें सिकोड़ी और अपनी लंबी शुद्ध सफेद उंगली की नोक बोसेन के माथे पर रखी और दबाया। एस्टरिस्क वेन, लेलिन की उंगली के सिरे पर एक रहस्यमयी रेंगती हुई आकृति बन गई। ये बोसेन के शरीर से होकर माथे के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बोसेन की आंखें सफेद हो गईं और उनका शरीर अकड़ गया और फिर वे बेहोश हो गए। अब ठीक है, लेलिन खड़ा हुआ और अपने हाथों को थपथपाया। उसकी आंखों में अकथनीय इच्छा झलक रही थी। अभी केवल एक ही चीज बची है, वह है महान जादूगर सेरहोम की विरासत। गिरे हुए सितारे के पेंडेंट की रोशनी हमेशा लेलिन के शरीर को धनती थी। चेहरे पर सावधानी लिए वह कई गिरी हुई अलमारियों को पार करके बीच में आ गया, जहां अध्ययन डेस्क था। एलन अलमारियों से निकलकर बीच में आ गए जहां अध्ययन डेस्क था। अध्ययन डेस्क पर एक काला बक्सा रखा था। उस पर कुछ पतले पैटर्न थे, जैसे कि छोटे सांपों द्वारा बनाए गए हों। गिरे हुए स्टार पेंडेंट के रूप को समायोजित करें और फोकस क्षेत्र बदलें। दाहिना हाथ। लेलिन के आदेश के साथ ही उसके शरीर पर धूसर प्रकाश टिमटिमाने लगा और दाहिने हाथ के अलावा अन्य क्षेत्र मंद पड़ गए। ये सब लड़ने वाले हाथ पर इकट्ठा होकर एक मोटे कवच का निर्माण करता है। लेलिन ने दांत पीसते हुए अपना दाहिना हाथ काला बॉक्स खोलने के लिए बढ़ाया। पापा, काले बक्से का ढक्कन खुल गया था। हालांकि यह लेलिन की उम्मीदों से अधिक था और कुछ भी नहीं हुआ। बक्से में एक मोटी काली किताब थी। जहां तक बक्से के अन्य खाली स्थानों की बात है, तो वे एक प्रकार के लाल रेशम से भरे हुए थे, जो देखने में बहुत भव्य लग रहे थे। लेलिन ने किताब उठा ली। कचा। पूरे कमरे में एक यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। धत्तेरी की। लेलिन ने किताब लेने के बाद बॉक्स के अंदर के निचले हिस्से को देखा और कुछ हद तक अचंभित रह गया। नीचे, जहां काली किताब को हटा दिया गया था, वहां कसिव फॉन्ट में बायन भाषा का एक वाक्य लिखा हुआ था। उत्तराधिकारी, जब आप इस विशालकाय सर्प की पुस्तक को हटा लेंगे तो पूरा गुप्त विमान 3 घंटे के समय के भीतर स्वयं नष्ट हो जाएगा। शब्दों की यह पंक्ति खून से लिखी गई थी और अत्यंत प्रभावशाली लग रही थी। यह महान जादूगर सेरहोम वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहा था? लेलिन के विचार तेजी से घूमने लगे। 3 घंटे का समय उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने और जाने से पहले बगीचे में कुछ फूल तोड़ने के लिए पर्याप्त था। नहीं, सही नहीं, बहुत आसान, कुछ गड़बड़ है। लेलिन ने जल्दी से विशालकाय सर्प की पुस्तक खोली। एआई चिप, दस्तावेज की जानकारी। पूरी किताब बहुत मोटी थी और छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई थी। इसे कोड में भी लिखा गया था। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह संभवतः 3 घंटे का समय समाप्त होने से पहले पुस्तक की प्रस्तावना भी पूरी नहीं पढ़ पाता। हालांकि लेलिन अलग था। वह उन्मत्त होकर विशालकाय सर्प की पुस्तक को उलट पलट कर देखने लगा। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी उभरी और एआई चिप लगातार जानकारी रिकॉर्ड करती रही। आधे घंटे से भी कम समय में लेलिन ने विशालकाय सर्प की पुस्तक को एक बार पढ़ लिया। एआई चिप, कैसा चल रहा है? सूचना क्रमबद्ध करने का कार्य जारी है। बेकार जानकारी को हटाकर विशालकाय सर्प की पुस्तक से वास्तविक सामग्री प्राप्त की गई। यात्रा नोट्स के 667 पृष्ठ, 78 प्रयोग नोट्स, 12 रैंक 1 मंत्र मॉडल, 3 रैंक 2 मंत्र मॉडल। एआई चिप ने तुरंत जानकारी लेलिन के मस्तिष्क तक पहुंचा दी। यह वहां नहीं है। उच्च कोटि की ध्यान तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेलिन को इस महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। प्रतिशोधी आत्मा रोमन के अनुसार महान जादूगर सेरहोम ने वास्तव में उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक की एक प्रति छोड़ी थी। ये पुरस्कार सामान्य अनुचरों और यहां तक कि रैंक 1 मैगी के लिए भी अत्यधिक प्रचुर माना जाता है।
हालांकि उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के बिना यह एक विफलता है। चेतावनी, चेतावनी, मेजबान अस्थिर ऊर्जा वाले स्थान पर है और अनुमान है कि यह 15 मिनट 45 सेकंड में ढह जाएगा। उल्टी गिनती। एआई चिप ने लैलिन के सामने लगातार कई चेतावनियां दिखाईं। एआई चिप, अध्ययन कक्ष को स्कैन करो। लैलिन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसने कमरे में छिपे हुए डिब्बों की खोज के लिए विभिन्न जांच तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद लैलिन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। मेरा अनुमान है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए 5 मिनट की आवश्यकता होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास खोज करने के लिए केवल 6 मिनट का समय बचा है। मुझे उससे पहले ही निकलना होगा। हालांकि लैलिन उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक को बहुत चाहता था, लेकिन वह तकनीक से अधिक अपने जीवन को महत्व देता था। अध्ययन डेस्क ठीक है, कुर्सी के साथ कोई समस्या नहीं। तेल चित्रकला, तेल चित्रकला। लैलिन एक अत्यंत संदिग्ध दिखने वाली तैलचित्र को स्थिर दृष्टि से देखता रहा। औरोबोरोस 1 के समान चिन्ह वाले प्रतीक के अलावा औरोबोरोस एक प्राचीन चिन्ह है जिसमें एक सर्प या ड्रैगन का सिर अपनी पूंछ खाते हुए एक चक्र बनाता हुआ दिखाया गया है। उस कैनवास पर और कुछ नहीं था। इस समय लैलिन ने अपने वस्त्र के भीतर से एक छोटी सी वस्तु देखी जो गर्मी उत्सर्जित कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर एक सस्ती पीली कांस्य अंगूठी निकाली। यह अंगूठी अत्यंत औसत दर्जे की लग रही थी, यहाँ तक कि इस पर कुछ खरोंच और जंग भी थी। अंगूठी की सतह पर के अक्षर अंकित था, जो किसी संगठन के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था। यह है वह अंगूठी जो रोमन के अवशेषों से प्राप्त हुई थी। लैलिन ने इस अंगूठी की उत्पत्ति के बारे में सोचा। जब वह एक्सट्रीम नाइट सिटी में था, महान मैगस सेरहोम की प्रयोगशाला की खोज करने के बाद उसे प्रतिशोधी आत्मा रोमन की लाश मिली। यह अंगूठी उसकी लाश पर पाई गई थी। ऐसा लगता है कि प्रतिशोधी आत्मा रोमन ने यह जानकारी यूं ही प्राप्त नहीं कर ली थी। इसके अलावा वह किसी तरह लैलिन से कुछ जानकारी छिपाने में कामयाब रहा। लैलिन ने अपनी उंगली पर पीले कांस्य की अंगूठी को सहलाया। वह तेल चित्र के जितना करीब जाता, अंगूठी से उतनी ही अधिक गर्मी निकलती। इसके अलावा यहाँ तक कि के अक्षर से भी प्रकाश निकल रहा था। काचा, काचा। तैल चित्र के निचले हिस्से पर इसका एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक खाली छेद दिखाई दिया जिस पर के चिन्ह बना था, जो अंगूठी के समान ही था। लैलिन ने गैप में अंगूठी फिट कर दी। धमाका, दोनों तरफ से सिलवटें कस गई और उसमें से एक अजीब ऊर्जा तरंग निकली। एस्टरिस्क सी। तेल चित्रकला में रून के रूप में बना काला सांप जीवित प्रतीत हो रहा था और उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। वह लगातार अपनी पूंछ का पीछा करता हुआ चित्र के भीतर चक्कर लगाता रहा। काले सांप की घूर्णन गति बढ़ती गई और अंततः वह एक ब्लैक होल में बदल गया। छेद में एक छोटी सी कैबिनेट जितनी जगह थी। इसमें एक पिंजरा था जो कि लाल बिजली से बना था। लैलिन ने अपने दांत पीस लिए और घटते समय को देखते हुए तुरंत अपने हाथ उस ओर बढ़ा दिए। टकराना। लैलिन के दिमाग में अचानक एक प्राचीन आवाज गूंजी। परीक्षण शुरू हो गया है। इस मंद निर्माण को 30 सेकंड के भीतर चित्रित करना शुरू करें। मंद द्वारा निर्मित एक पीली भ्रामक आकृति लैलिन के सामने प्रकट हुई। क्या कोई जादू भी है? लैलिन को अब यकीन हो गया था कि यह महान जादूगर सेरहोम एक पर पीड़क था। गुप्त विमान के ढह जाने की परिस्थितियों में उन्होंने उत्तराधिकारी से एक परीक्षण पूरा कराने की भी योजना बनाई थी। इसके अलावा भले ही यह एक बुनियादी मंत्र मॉडल था, फिर भी इसके लिए कम से कम कई घंटों का समय चाहिए होगा। 30 सेकंड, वह तो स्पष्टतः दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एआई चिप, पूर्ण परिचालन क्षमताओं के साथ तुरंत डिक्रिप्ट करें। लैलिन के आदेश के साथ उसकी आंखों में एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी। यह एआई चिप द्वारा प्रस्तुत की गई सबसे बड़ी गणना क्षमता थी। मिशन की स्थापना, विश्लेषण की शुरुआत। एआई चिप ने निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाया। बहुत जल्द ही लैलिन के मस्तिष्क में पूर्ण मंद निर्माण को प्रक्षेपित कर दिया। निर्माण पूरा हो गया। अगला परीक्षण, 30 सेकंड के भीतर इस मंद संरचना का निर्माण करें। इस बार यह एक नीला स्वरूप था। लैलिन ने अपनी आंखें घुमाईं और विश्लेषण करने के लिए एआई चिप का उपयोग करना जारी रखा। इसके बाद ये तीसरा मंत्र गठन था, जो काले रंग का था। इस बार आवश्यक विश्लेषण लैलिन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। 30 सेकंड का समय समाप्त होने से ठीक पहले वह फॉर्मेशन पूरा करने में सफल रहे। क्या अब ये खत्म हो जाएगा? लैलिन ने तीसरा फॉर्मेशन पूरा करने के बाद सोचा। हालांकि इस समय उसके मस्तिष्क में पीले, नीले और काले रंग की संरचना अचानक एकत्रित होने लगी। काचा, 3 मंद संरचनाओं के तुरंत विलय के बाद यह एक लाल रंग के मंद संरचना में बदल गया। सतह पर यह कई रहस्यमय रूनों से भरा हुआ था। एस्टरिस्क सी। तेल चित्रकला के पीछे की लाल बिजली उसकी ओर आकर्षित हुई और तुरंत लैलिन के शरीर में प्रवेश कर गई। मेरे उत्तराधिकारी, आप में साहस और बुद्धि होनी चाहिए। आप चतुर और ज्ञान से परिपूर्ण होने चाहिए, तभी आप रेखा की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। वह प्राचीन आवाज एक बार फिर लैलिन के दिमाग में गूंज उठी। इस समय एआई चिप ने संकेत दिया, एक आध्यात्मिक बल डेटा प्राप्त हुआ है। संचरण को स्वीकार या अस्वीकार करना है।
स्वीकार करना। इसके बाद लैलिन ने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क सूचनाओं से भरा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा कि उसने अकादमी में प्रवेश लेने के बाद ध्यान तकनीक सीखी थी। सूचना की एक विशाल धारा लगातार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही थी और एआई चिप द्वारा उसे क्रमबद्ध किया जा रहा था। ये पुस्तक उच्च कोटि की ध्यान तकनीक की एक प्रति है। ये केवल उन जादूगरों के लिए है जो विशालकाय के मुहिम सर्प की रक्त रेखा रखते हैं। जानकारी की शुरुआत ने ही लैलिन को परमानंद में भेज दिया। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, अंततः अब मेरे हाथों में है। लैलिन को अपने मस्तिष्क में रक्त का तेज उछाल महसूस हुआ और वह उत्तेजना में चीखने से खुद को रोक नहीं सका। चेतावनी, चेतावनी, जगह दहने में बचा समय 5 मिनट और 1 सेकंड। ये पहले ही उस सीमा तक पहुंच चुका है जो होस्ट ने निर्धारित की है। एआई चिप ने लैलिन को एक बार फिर याद दिलाया। लानत है, लैलिन ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अध्ययन कक्ष से बाहर भागने लगा तो उसकी नज़र बोसाइन की गिरी हुई लाश पर पड़ी। तुम्हें गुप्त विमान के अंदर दफना देना हत्यारे को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है, और चूंकि मैंने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा, इसलिए किसी भी डिटेक्शन मैजिक की संभावना बहुत कम है। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर उसने स्वयं को डिलेन गार्डन के अंदर पाया, जहां हर प्रकार के फूल खिले हुए थे। लैलिन ने आगे कुछ नहीं सोचा और कुछ सबसे कीमती फूलों को उठाकर अपने वस्त्र में रख लिया। उन्होंने अपने कदम नहीं रोके और सीधे डायलन गार्डन से बाहर निकल गए। धातु के मार्ग से भागने के बाद लैलिन एक बार फिर उस गुफा में लौट आया जहां काले होरल सांप की लाश पड़ी थी। कुछ ठीक नहीं है, कुछ कमी है। लैलिन दौड़कर उस जगह गया जहां काला सांप था। उसका दाहिना हाथ गिरे हुए सितारे के पेंडेंट की सुरक्षा से चमक उठा और जैसे ही उसने घाव के मुंह को छुआ, उसने पेट को चीर दिया और उसमें से एक लाल रंग का दिल बाहर निकाला। चूंकि ऐसी सामग्री को संभालना कष्टकारी था, इसलिए बोसेन और बाकी लोगों ने इसे तभी वापस लेने का निर्णय लिया जब वे जाने के लिए तैयार हो गए। अब और समय नहीं है। लैलिन ने टाइमर की ओर देखा जो जल्द ही शून्य की ओर उल्टी गिनती कर रहा था और उसने तुरंत एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। स्टारिया गुडिरियन, ये गुप्त विमान को छोड़ने के लिए विशालकाय सर्प की पुस्तक में दर्ज पासवर्ड था। अफसोस की बात यह है कि इस बार गुप्त विमान के नष्ट हो जाने के बाद भविष्य में इसका उपयोग करने का कोई अन्य अवसर नहीं बचा। मंत्रोच्चार के बाद लैलिन लाल बिजली की चमक में लिपटा हुआ था और तुरंत गुफा से गायब हो गया। एक चट्टान के शीर्ष पर बिजली की कुछ लाल चमकें उत्पन्न हुई जो एक जादुई संरचना का रूप ले लिया। भूरे बालों वाले एक अनुचर की भ्रामक छवि धीरे धीरे बिजली के बीच वास्तविक पदार्थ में बदल गई और चट्टान पर जा गिरी। मैं अंततः बाहर आ गया। लैलिन ने शून्य की ओर देखा जो लगातार ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। यह मुख्य विश्व में स्वयं को नष्ट कर रहे एक गुप्त विमान का प्रभाव था। यह अत्यंत कमजोर था और इसे खोजना अत्यंत कठिन था। हालांकि लैलिन को यह स्पष्ट था कि डिलेन गार्डन और उसके अंदर की हर चीज अब इस दुनिया से मिट चुकी है। यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि डिलेन गार्डन और उसके अंदर की हर चीज अब इस दुनिया से मिट चुकी है। दया, इतने सारे संसाधन और बहुमूल्य जड़ी बूटियां। लैलिन ने शून्य की ऊर्जा तरंग को देखा जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और उसे इस पर बहुत दया आई। आखिरकार वह रैंक 4 मैगस का गुप्त विमान था। डिलेन गार्डन में मौजूद विभिन्न फूलों और जड़ी बूटियों की कीमत कई लाख जादुई क्रिस्टल के बराबर हो सकती है। इसके अलावा वहां प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां थीं। इसके साथ लैलिन को आधिकारिक मैगस बनने के बाद अपने वित्त के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सौभाग्य से ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। लैलिन ने अपने हाथों में कसकर पकड़ी हुई जड़ी बूटियों के कुछ डंठलों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली पड़ गई। उसके हाथों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं, लेकिन इस समय उनका स्वरूप बहुत सुंदर नहीं था। चूंकि लैलिन ने पहले ही भागने को प्राथमिकता दी थी, इसलिए उसने केवल सबसे कीमती पौधों को मुट्ठी भर लिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन जड़ी बूटियों को कुछ नुकसान हुआ। एक और है विशालकाय सर्प की पुस्तक। लैलिन ने अपने सामने रखी मजबूत काली किताब को छुआ। यद्यपि यह केवल एक ऐसी चीज थी जिसे महान जादूगर सेरहोम ने तेल चित्रकला के अंदर की उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक को छिपाने के लिए बाहर रखा था, फिर भी इसकी कीमत बहुत कीमती थी। विशालकाय सर्प की पुस्तक में महान जादूगर सेरहोम के यात्रा नोट्स के साथ कुछ कीमती वस्तुओं के चित्र थे जो लैलिन के ज्ञान को बढ़ा सकते थे। इसके अलावा कई प्रयोगों को भी स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया गया, जिससे लैलिन को इसका लाभ मिला। हालांकि विशालकाय सर्प की पुस्तक में सबसे कीमती 12 रैंक 1 मंत्र मॉडल और 3 रैंक 2 मंत्र मॉडल थे। ये सभी वे वस्तुएं थीं जिन्हें दक्षिणी तट के विभिन्न गिल्डों और मजिस्ट्रियमों ने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था। वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें जादुई क्रिस्टल नहीं खरीद सकते थे। अंततः लैलिन के अभियान का उद्देश्य इस बार उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक प्राप्त हो गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में लैलिन का मार्ग भले ही आसान न हो, लेकिन कम से कम उसके पास काम करने की एक दिशा तो होगी। अन्य अनुचरों की तुलना में उसके पास अधिक अवसर थे। इस पुस्तक की कोई भी एक बात एक बार लीक हो जाने पर लैलिन के लिए केवल एक ही परिणाम लाएगी। इसे दक्षिणी तट के सभी संगठनों द्वारा वांछित सूची में शामिल किया जाना है।
सभी आधिकारिक मैगी, विभिन्न अकादमी के अध्यक्ष, यहाँ तक कि सबसे मजबूत मैगस जिसे लैलिन ने देखा था, रात के लाइटहाउस का प्रमुख, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा जो कि एकमात्र अनुचर था। उस परिणाम के बारे में सोचते ही लैलिन को सिरदर्द होने लगा। साथ ही उसने इस अभियान में प्राप्त सभी चीज़ों को छुपाने का संकल्प लिया। चूंकि मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है, लैलिन की आंखें क्रूर रूप से चमक उठी और उसने अपने पीछे संघर्ष कर रहे कुछ कैदियों को देखा। उन्हें बोसेन ने पकड़ लिया और गुप्त विमान की कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिए गिनीपिग के रूप में प्रयोग किया। इसके अलावा लैलिन ने बाद में उन सभी को बांध भी दिया। उसे नहीं पता था कि वह गुप्त विमान के अंदर कितनी देर तक रहा। लैलिन ने जो देखा उससे पता चला कि ये कुछ लोग पहले से ही मौत के कगार पर थे। पहले से ही मौत के कगार पर। यदि वह थोड़ी देर और बाहर आता तो उसे कुछ और लाशें ही दिखाई देती। मैं मूल रूप से उन्हें बोसेन को हराने के बाद उसे मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं उसके अनुसार गुप्त विमान का आत्मविनाश उसे मारने का एक बेहतर तरीका है। जो अनुचर महान परिवारों से आते थे या किसी अकादमी के प्रतिभाशाली होते थे, उन पर अक्सर विभिन्न जासूसी मंत्र लगा दिए जाते थे। जब वे मर जाते थे तो मंत्र सक्रिय हो जाते थे और उनके पास मौजूद सबसे करीबी बुद्धिमान प्राणी पर प्रभाव डालते थे तथा ट्रैकिंग मंत्र में बदल जाते थे। इसलिए लैलिन ने शायद ही कभी अन्य अनुचरों पर हमला किया। यदि कोई विकल्प होता तो वह अपना काम पूरा करने के लिए बलि का बकरा इस्तेमाल करना पसंद करता। लैलिन ने बुदबुदाया और कुछ कैदियों की ओर चला गया। बहुत जल्द ही उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने तुरंत कुछ कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें चट्टान से नीचे फेंक दिया। पापा। कुछ ही देर बाद एक हल्की लेकिन भारी आवाज लैलिन के कानों तक पहुंची। न केवल इतना ही, बल्कि नीचे के पत्थर के ब्लेडों को भी नष्ट किया जाना चाहिए, बल्कि हड्डियों को घोलने वाले पाउडर से लाशों से भी छुटकारा पाना होगा। लैलिन ने बुदबुदाया और तैरने का मंत्र अपने ऊपर लागू किया और पंत की तरह चट्टान से नीचे तैरने लगा। जब चांद आसमान में ऊंचा था तो नीले तारामंडल चमक रहे थे। तभी लैलिन चट्टान पर वापस लौटा। उसके वस्त्र भूरे पाउडर के निशानों से भरे हुए थे। नीचे से आती हुई तारों की रोशनी लगातार लैलिन की छाती पर लगे गिरे हुए तारे के पेंडेंट द्वारा अवशोषित हो रही थी, जिससे उसके सामने प्रकाश का एक छोटा सा गोला बन रहा था। गिरता सितारा पेंडेंट रिचार्जिंग। अनुमानित समय 5 घंटे 21 मिनट। एआई चिप की आवाज़ गूंजी। यद्यपि जादुई कलाकृति की शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उसे सक्रिय करने के लिए किसी मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्हें पुनः चार्ज करने की आवश्यकता थी। ऊर्जा पूरी तरह से खपत हो जाने के बाद जादुई कलाकृति मूलतः एक बेकार वस्तु बन गई। इससे पहले गुप्त विमान में लैलिन ने अपने गिरे हुए स्टार पेंडेंट को छुपाया था और बोसेन को अपने जादुई आर्टिफैक्ट में मौजूद ऊर्जा को खत्म करने के लिए कई बार अपने जादुई आर्टिफैक्ट का उपयोग करने दिया था। अंततः उसके साथ युद्ध में शामिल होने के बाद उसने बोसेन की सारी जादुई कलाकृति ऊर्जा समाप्त कर दी। जब भी वह बोसेन के शरीर पर जादुई कलाकृति के बारे में सोचता था जो किसी भी चीज का रूप ले सकती थी, चांदी और धातु की, सिल्वर लाइट जो हमला कर सकती थी या बचाव कर सकती थी, लैलिन को इसके लिए बोसेन से ईर्ष्या होती थी। हालांकि वह इसे बोसेन के शरीर से नहीं निकाल पाए। इसके बजाय उसने उस जादुई कलाकृति को गुप्त विमान के अंदर ही रहने दिया। जो चीजें बड़े परिवारों की थीं, अगर कोई यह कहे कि उन पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे, तो लैलिन उस कथन पर संदेह करने वाला पहला व्यक्ति होगा। इसके अलावा उसने बोसेन की हत्या भी की थी। यह एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी का प्रतिभाशाली अनुयायी था तथा 3 बड़े परिवारों, लिलिटेल परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक था। एक बार जब इस घटना का पता चल गया तो स्वाभाविक रूप से उसे लिलिटेल परिवार के क्रोध और बदले का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सौभाग्यवश गुप्त विमान के आत्मविनाश के कारण बोसेन की मृत्यु हो गई। वह स्थान जहां उनकी मृत्यु हुई वह भी मुख्य दुनिया में नहीं था, बल्कि एक गुप्त तल पर था, जिसका अर्थ था ज्योतिषियों के लिए अनेक परेशानियां, जो भविष्यवाणी या भविष्य कथन में निपुण थे। बस इतना कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। भविष्यवक्ता मैगी की विधियां इतनी सरल नहीं हैं। लैलिन का चेहरा बेहद गंभीर था। वह चट्टान पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसने कुछ सिंघाड़े जैसी घास उठाई, जिससे एक छोटी मानव आकृति का आकार बन गया। जब घास से बनी मानव आकृति का रंग काला पड़ गया तो लैलिन ने खंजर निकाला और उसकी बांह काट दी। भारी मात्रा में खून नीचे गिरा, जिससे घास की गुड़िया लाल हो गई। लैलिन ने खंजर से अपने खून को पोंछा और अपने माथे पर एक अजीब सा निशान बना लिया। बहुत जल्द लैलिन ने एक प्राचीन किंतु रहस्यमय मंत्र का जाप किया। यह मंत्र जीभ को उलझाने वाला था और इसमें धातु जैसी ध्वनि थी। उसकी आवाज में अचानक उतार चढ़ाव के साथ ही आसपास का माहौल भी रहस्यमय तरीके से बदल गया। मंत्रोच्चार के बाद लैलिन से कई घने काले गैसीय पिंड उत्सर्जित हुए। गैसें बढ़ती गईं और अंततः एक पारदर्शी काली छाया में बदल गई, जिसका चेहरा लैलिन के चेहरे के समान था। जाना। लैलिन ने घास की गुड़िया की ओर इशारा किया और काली छाया तुरंत उसमें कूद गई। काली छाया 1 दर्जन बार सिकुड़ी और पूरी तरह घास की गुड़िया में समा गई। जहां तक घास की गुड़िया की बात है, उसका चेहरा भी बदल गया और वह लैलिन जैसा दिखने लगा।
अब ठीक है। लैलिन ने जोर से सांस छोड़ी और फिर सीटी बजाने के लिए अपने होंठ दबाए। घू घू। पास के जंगल से एक काला कौवा उड़कर लैलिन के कंधों पर आ बैठा। इसे ले आओ, जितना दूर उतना बेहतर। लैलिन ने काले कौवे के पंजों पर घास की गुड़िया रख दी और फिर कौवे को जादुई क्रिस्टल खिला दिया। कौवे के शरीर का आकार 2 गुना हो गया तथा पंख 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, वह अपने साथ एक छोटा बवंडर लेकर आया। कौवे को आगे उड़ते देख लैलिन ने राहत की सांस ली। यह एक छोटी सी तरकीब थी जो उन्होंने पुस्तकालय में एक अधूरी डायरी से देखी थी। ऐसा कहा जाता था कि यह उन दिव्यज्ञानी जादूगरों को गुमराह करने में कारगर थी। उनका मानना था कि एआई चिप के सिमुलेशन के तहत एक निश्चित सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से लैलिन ने इसका इस्तेमाल किया, उम्मीद करते हुए कि यह उसके लिए थोड़ा और समय रोक देगा। बोसेन की हत्या के बाद लैलिन को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इसे पूरी तरह से छुपा सकेगा। मैगी के तरीके बेहद अजीब थे। इसके अलावा चूंकि लिलिटेल परिवार एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी के 3 बड़े परिवारों में से एक था, इसलिए लैलिन को उनसे छिपने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दुनिया में सुराग ढूंढने की सबसे मूर्खतापूर्ण विधि से भी वे निश्चित रूप से उसके सभी सुराग ढूंढ लेंगे। हालांकि महान मैगस सेरहोम की विरासत के लिए लैलिन को बोसेन की हत्या करने में कोई पछतावा नहीं था। यहाँ तक कि अगर ये दृश्य दोबारा भी दोहराया जाए तो भी लैलिन इसे फिर से करना पसंद करेगा। अब उसे केवल समय चाहिए था। बाह्य परिस्थितियां पहले ही पूरी हो चुकी थीं। लिलिटेल परिवार का पीछा करने का बदला लेने के लिए उसे एक आधिकारिक मैगस में आगे बढ़ना पड़ा। लैलिन द्वारा समय रोकने की कोशिश का यही उद्देश्य था। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। जब लैलिन ने अपने भविष्य के विकास के बारे में सोचा तो उसने धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को आराम दिया। बोसेन और अन्य 2 लोग यात्रा के दौरान बीच रास्ते में ही हमारे साथ शामिल हो गए। जेडन के अनुसार बोसेन ने यह बात अपने परिवार और अकादमी से भी छिपाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लिलिटेल परिवार को केवल इतना पता था कि बोसेन मर चुका है, फिर भी उन्हें यह पता नहीं था कि वह कहाँ गया था या वह किन लोगों से मिला था। ये सर्वोत्तम संभव परिदृश्य है। जहाँ तक जेडन के गायब होने का सवाल है, लैलिन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये कि जेडन की हत्या उसने नहीं की थी। यहाँ तक कि झूठ पकड़ने वाले मंत्रों वगैरह का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वह बिल्कुल नहीं डरता था। दूसरे, जेडन के पीछे केवल प्रोफेसर डोरोटे ही थे। उनकी पृष्ठभूमि 3 बड़े परिवारों की तुलना में बहुत छोटी थी। लैलिन के गुरु प्रोफेसर क्रॉफ्ट के आधार पर वह इस समस्या को संभाल सकते थे। लैलिन ने चट्टान को एक आखिरी बार देखा, फिर वह चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी समय एक प्राचीन, आलीशान और भयानक किले के अंदर एक कमरे से जोरदार गर्जना सुनाई दी। बोसेन मर गया। उस पर परजीवी लावा भी सक्रिय नहीं था। इस आवाज में अत्यधिक क्रोध झलक रहा था और उसकी आवाज की लहरें पूरे प्राचीन महल में गूंज रही थीं। हवा में भौतिक आंखों से भी कई ऊर्जा तरंगें देखी जा सकती थीं। कमरे से लगातार भयावह ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। गलियारों में खड़े कई नौकर चाकर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके शरीर भय से कांपने लगे। क्लीटर को यहाँ बुलाओ। अगर वह सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ है तो मैं उसे दंडित करूंगा और 100 साल के लिए धधकती खदानों में कैद कर दूंगा। वातावरण उदास हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर बाद बारिश की बारीक बूंदें जमीन पर बिखरने लगी, जिससे नमी और बर्फीली हवा का एहसास होने लगा। हालांकि लैलिन का मूड काफी अच्छा था। इस समय वह एक गुफा के अंदर गर्मी के लिए अलाव जला रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक की विषय वस्तु के बारे में सोचा। उन्होंने इस उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक को अत्यंत महत्व दिया। भविष्य में उनका मार्ग महत्वपूर्ण रूप से यही निर्धारित होगा। इसके अलावा उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक में भी अनुचरों की आवश्यकता होती थी। इससे पहले कि वे इसमें खेती कर सकें, एक निश्चित मानक होना चाहिए। लैलिन अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी चीज नहीं लेना चाहता था जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता था। जल्दी जल्दी में पुस्तक की सामग्री पढ़ने के बाद उसके मन में संदेह पैदा हो गया। जादूगर, ये ब्रांडेड स्वॉर्ड्समैन के समान ही है, जो प्राचीन मैगी की एक शाखा है ना? लैलिन गर्म ग्रेनाइट की दीवार पर झुक गया। उसका दिमाग लगातार उस जानकारी को छांट रहा था जो उसने आज उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक से प्राप्त की थी। केमोइन का शिष्य, यह उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक का नाम था जो लैलिन को महान मैगस सेरहोम से विरासत में मिली थी। ध्यान तकनीक की जानकारी से पहले कई अन्य नोट थे जो प्राचीन अतीत में अनुयायियों के अस्तित्व का परिचय देते थे जो आगे चलकर जादूगर बन गए थे। ये तथाकथित वॉलॉक एक अनोखे प्रकार के मैगी थे। भक्षण, मैथुन या अन्य तरीकों से वे शक्तिशाली जादुई प्राणियों का रक्तवंश या यहाँ तक कि किसी अन्य दुनिया के प्राणियों का रक्तवंश प्राप्त कर लेते थे। इसके अलावा वे लगातार अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करते रहेंगे। ब्रांडेड तलवारबाजों की तरह वॉलॉक भी प्राचीन मैगी का एक उपप्रकार था। महान मैगस सेरहोम के परिचय के अनुसार वह मूल रूप से रैंक 4 वॉलॉक था। इसके अलावा उन्होंने पूरे दक्षिणी तट को एकीकृत किया और अपने पीछे कई अमर किंवदंतियां छोड़ गए।
इसके अलावा किंवदंतियों के अनुसार वॉरलॉक में जादू करने की जन्मजात प्रतिभा अधिक होती है और वे समान रैंक के नियमित मैगस से पूरी तरह से आगे निकल जाते हैं। हालांकि यदि वॉरलॉक इतने शक्तिशाली होते तो वे बहुत पहले ही दक्षिणी तट पर नियंत्रण कर चुके होते और उनके आसपास इतने अधिक जादूगर संग नहीं होते। सबसे पहले वॉरलॉक रक्त रेखाओं के मार्ग पर हैं। समय बीतने और बीजों के प्रजनन के साथ इन वॉरलॉक के वंशजों में अक्सर रिक्तरेखा का पतला होना देखा जाएगा, जिससे रिक्तरेखा के मूल से पुनःपूर्ति प्रभाव खत्म हो जाएगा। केवल इसी कारण से वॉरलॉक की संख्या कम हो गई। इसके अलावा कई वॉरलॉक में एक बहुत ही कष्टकारी बीमारी थी, भावनाएं। मैगस विश्व का प्रतिनिधित्व तर्क द्वारा किया गया था। हालांकि रिक्तरेखा के प्रभाव के कारण वॉरलॉक अक्सर अत्यधिक भावनात्मक स्थिति से पीड़ित होते हैं और किसी भी भावना के चरम पर जाने की संभावना होती है। जाहिर है, इस तरह की स्थिति के कारण वॉरलॉक के लिए जंगल के कानून वाली इस मैगस दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था। हालांकि महान जादूगर सेरहोम ने ऐसी बीमारी को रोकने के लिए एक तरीका निकाला, शांति औषधि। जब कोई जादूगर शांति औषधि लेता है तो वह अपनी आंतरिक तंत्रिकाओं को शांत कर लेता है और एक जादूगर की तर्क क्षमता को बरकरार रखता है। इसके अलावा उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति उन्हें रक्तवंश के भावनात्मक प्रभावों पर अंकुश लगाने में भी सक्षम बनाती है। उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक की प्रस्तावना में रिक्तरेखा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की विधियां थीं, जिनमें से लैलिन के लिए चयन करना पर्याप्त था। ये देखकर लैलिन ने पहले ही रिक्तरेखा का रास्ता चुनने और वॉरलॉक बनने का फैसला कर लिया था। बहुत जल्द लैलिन ने फिर से बाहें सिकोड़ लीं। 3 स्तर संपूर्ण उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक में केवल 3 स्तर ही क्यों होते हैं? पीछे के हिस्से स्पष्ट रूप से गायब है। लैलिन ने जो जानकारी जुटाई उसके अनुसार उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक से मैगी के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब कोई जादूगर उस रैंक की ध्यान तकनीक पूरी कर लेता है तो उसका स्तर स्वतः ही बढ़ जाता है। सफलता पाने के लिए न तो बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है, न ही मंत्र मॉडल के निर्माण की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च कोटि की ध्यान तकनीकें स्वाभाविक रूप से एक संगत सहज मंत्र का निर्माण करती थीं और चेतना के मगज सागर में ध्यान के साथ उन्हें लगातार अंकित करती थीं। हालांकि विशालकाय के मुहिन सर्प के केवल 3 स्तर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही लैलिन ने इसके लिए साधना पूरी कर ली हो, वह अधिकतम रैंक 3 वॉरलॉक तक पहुंच जाएगा, जो रैंक 3 मैगस से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा। ये बहुत अच्छा था क्योंकि दक्षिणी तट पर रैंक 3 मैगस अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व थे, जैसे कि रात्रि के प्रकाश स्तंभ के प्रमुख के पास वह साधना थी। हालांकि लैलिन कुछ हद तक नाखुश था। वह रैंक 9 मैगस के दायरे में साधना करना चाहता था, जिसके बाद लैलिन ने खुद को कुछ हद तक अपमानित महसूस किया। यहाँ तक कि महान लॉर्ड मैगस सेरहोम भी केवल रैंक 4 वॉरलॉक थे। रैंक 9 की दूरी यहाँ से आकाशगंगा तक की दूरी से भी अधिक है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहिए। आखिरकार ये रैंक 3 वॉरलॉक तक मेरे रास्ते की गारंटी दे सकता है। अगर मुझे अकेले ही आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता तो मुझ में आधिकारिक मैगस बनने का आत्मविश्वास भी नहीं होता। इसके अलावा महान मैगस सेरहोम एक रैंक 4 वॉरलॉक था। कहने का तात्पर्य यह है कि केमुइन के शिष्य के पास बाद का भाग है। केवल इतना है कि मुझे इसके बारे में और अधिक खोज करने की आवश्यकता है। लैलिन ने अपनी सामान्य मानसिकता को पुनः प्राप्त किया और जानकारी के उत्तरार्ध भाग को देखा। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ अस्पष्ट सुराग मिले जो मध्य महाद्वीप की ओर इशारा कर रहे थे। लैलिन ने पहले कभी मध्य महाद्वीप के बारे में सुना भी नहीं था। हालांकि विशालकाय सर्प की पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। ऐसा लग रहा था कि यह आधिकारिक जादूगरों का आश्रय स्थल है। न केवल क्षेत्र विशाल था, बल्कि संसाधन भी प्रचुर मात्रा में थे। केवल इतना ही कि दक्षिणी तट से मध्य महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए खतरनाक क्षेत्रों से होकर बहुत अधिक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। यदि कोई आधिकारिक मैगस नहीं है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लैलिन ने जानकारी को याद कर लिया और निर्णय लिया कि उसे भविष्य में केमुइन के शिष्य के बारे में सुराग खोजने के लिए वहां अवश्य जाना चाहिए। ध्यान तकनीक के अंत में एक गहन वाक्य था, वे सभी जो रक्तवंश के मार्ग पर चलते हैं अंततः उसी रक्तवंश से बंधे रहेंगे। न जाने क्यों लैलिन को लगा कि उसने दूर से एक आह सुनी है, लेकिन हो सकता है कि यह एक मध्यभ्रम था। हालांकि ये शब्द अभी भी उसके सिर पर एक अशुभ बादल मंडरा रहे थे। लैलिन चुप रहा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी और जल्द ही वह अपनी मूल अवस्था में आ गया। ऐसा लगता है कि वॉरलॉक बनने में कुछ दोष है। हालांकि यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना मुझे रैंक 3 वॉरलॉक के बाद करना होगा। मैं अभी एक मामूली अनुचर हूं और मुझ में इतना आत्मविश्वास भी नहीं है कि मैं आधिकारिक जादूगर बन सकूं। यहाँ तक कि अंत में भी यदि किसी जादूगर का मार्ग मुझे आगे बढ़ने नहीं देता तो मैं अन्य तरीकों की तलाश कर सकता हूँ। उस समय मेरे पास कम से कम एक आधिकारिक जादूगर की ताकत होगी। अभी तक एक अनुयायी की शक्ति के साथ कोई संभावना नहीं है कि मैं उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक का एक और टुकड़ा प्राप्त कर सकूं। उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार कौंधने लगे और लैलिन की आंखों में धीरे धीरे संकल्प की चमक दिखने लगी।
केमोइन की पुतली में साधना करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास विशाल केमोइन सर्प या उसकी उपप्रजाति का रक्त होना चाहिए। लेलिन ने अपने मार्ग की समस्याओं पर विचार करना शुरू कर दिया। विशाल केमोइन सर्प, यह एक प्रकार का प्राचीन प्राणी है। एआई चिप में इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। जहां तक इसकी उपप्रजातियों की बात है, मैंने पहले 2 देखी हैं, विशाल मैनकेस्ट्रे सांप और काला हॉराल सांप। केमोइन के शिष्य से, जिसमें महान जादूगर सेरहोम ने शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक जादूगर था जिसका रक्त वंश विशालकाय केमोइन सर्प से संबंधित था। चूंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के सांपों का पालन पोषण किया था, इसलिए वे सांपों के साथ रक्षा या घात तंत्र का उपयोग करना पसंद करते थे, इसलिए ये पूरी तरह से समझ में आने वाली बात थी। लेलिन ने विचार किया और कई बार अपनी बोरी से बाहर निकला। 1 दर्जन रक्त रंग की चट्टानें और एक जमा हुआ हृदय। ये रक्त चट्टानें लेलिन द्वारा एकत्र किए गए काले हॉराल सांप के रक्त का सार थीं। जहां तक इसके हृदय की बात है, जब लेलिन डायलन गार्डन से भाग रहा था तो उसने पहले ही ब्लैक हॉरल सांप की लाश से कीमती घटक इकट्ठा कर लिया था। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के अभिलेखों के अनुसार मैं इस सार का उपयोग कर सकता हूं और ब्लैक हॉरल स्नैक की रक्त रेखा प्राप्त कर सकता हूं। एक वयस्क ब्लैक हॉरल स्नैक एक ऐसा प्राणी था जो रैंक 3 मैगस के अस्तित्व को टक्कर दे सकता था, इसलिए इसने लेलिन की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा किया। संभवतः महान जादूगर सेरहोम ने काले हॉराल सांप को गुफा में रखा था ताकि उसके उत्तराधिकारी उसके रक्त का उपयोग कर सकें। हालांकि स्वाभाविक रूप से लेलिन की महत्वाकांक्षा केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। हालांकि ब्लैक हॉराल सांप बुरा नहीं है, लेकिन इसमें केवल विशाल केमोइन सर्प के रक्त का एक निशान है। शायद मैं ब्लैक हॉरल स्नैक वंश को शुद्ध कर सकूं और सच्ची प्राचीन वंश परंपरा प्राप्त कर सकूं। लेलिन की आंखों से आग निकल रही थी। चूंकि वॉलॉक को लगातार रक्त रेखाओं की शक्ति का उपयोग करना पड़ता था, इसलिए शुरू से ही एक मजबूत रक्त रेखा को प्रत्यारोपित करना बेहतर था। लेलिन ने इस पर थोड़ा विचार किया और उसकी आंतरिक इच्छाएं उबलने लगीं। एआई चिप, मिशन की स्थापना करें। ब्लैक हॉरल स्नैक की रक्त रेखा से एक प्राचीन रक्त रेखा प्राप्त करने की संभावना की गणना करें। बीप, मिशन की स्थापना, विश्लेषण की शुरुआत। एआई चिप की आवाज गूंजी, जो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। स्कैनिंग, रक्त सार प्राप्त। संरचना शुद्ध सार 78.8%, पोषक तत्व 11.3%, अत्यधिक सक्रिय बैक्टीरिया 2.14%, बेकार अशुद्धियां। रक्त सार की जानकारी की एक धारा एक चार्ट में बदल गई और लेलिन के सामने प्रकट हुई। लेलिन के पास एआई चिप थी, इसलिए उसे इस क्षेत्र में स्वाभाविक लाभ मिला। उनके पिछले जन्म की सहायक एआई चिप में अपार स्मृति स्थान और गणना क्षमताएं थीं। इसके अलावा शोधकर्ताओं की बेहतर सहायता के लिए इसमें एक माइक्रोस्कोप भी था जो परमाणु स्तर तक सटीक रूप से देख सकता था। अपने पुनर्जन्म के दौरान ये लेलिन की आत्मा से भी जुड़ गया, जिससे कई अथाह परिवर्तन हुए। अब ऐसा लगता है कि रक्त शुद्ध करने के मामले में लेलिन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार रक्तरेखा का शुद्धिकरण एक अत्यंत सटीक किंतु थकाऊ प्रक्रिया थी, और यह विधि ऐसी थी जिससे एआई चिप को सबसे कम समस्या हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान जादूगर सेरहोम ने उच्च कोटि की ध्यान तकनीक प्राप्त करने के लिए अपनी अंतिम परीक्षा के रूप में भयावह गणना और विश्लेषण क्षमता की परीक्षा रखी थी। गणना करने की प्रबल क्षमता वाले वॉलॉक रक्त रेखाओं पर शोध कर सकते हैं और भीतर की शक्ति का पता लगा सकते हैं। लेलिन को कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने महान मैगस सेरहोम के पास मौजूद कुछ प्रजनन प्रयोगशालाओं के बारे में सोचा। चाहे वह एक्सट्रीम नाइट सिटी या डायलन गार्डन की प्रयोगशाला हो, महान मैगस सेरहोम ने हमेशा सम्मिश्रण और मॉड्यूलेशन पर प्रयोग किए थे। केवल इतना ही स्पष्ट नहीं है कि अंत में उसे सफलता मिली या नहीं। कुछ दिनों बाद आकाश पर मंडराते अशुभ काले बादलों के नीचे लेलिन एक बार फिर एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में लौट आया। वास्तव में लेलिन ने कब्रिस्तान और अकादमी के निर्माण को देखा, जिनकी लगभग पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी थी, और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। बोसेन, जिसकी उसने हत्या की थी, लिलिटेल परिवार का सदस्य था। इस प्रकार अकादमी में उसका काफी प्रभाव था। हालांकि अभी उनके लिए यह जानना लगभग असंभव था कि यह लेलिन ही था जिसने बोसेन को मारा था। फिर भी जोखिम की एक निश्चित संभावना थी। यदि संभव हो तो लेलिन कभी भी अकादमी में वापस नहीं लौटना चाहेगा। हालांकि उन्होंने समझा कि वापस आने का समय आ गया है, क्योंकि उनके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। कोई विकल्प नहीं है। एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी को सर्वोत्तम संसाधन और प्रयोगशालाएं देने के लिए किसने कहा था? मुझे जल्दी से प्राचीन रक्तवंश को शुद्ध करना है और शांति औषधि के लिए सामग्री एकत्र करनी है, इसलिए मुझे इस बार वापस आना होगा। लेलिन को अपने धोखे पर पूरा भरोसा था। इस तथ्य के अलावा कि बोसेन की मृत्यु गुप्त विमान के अंदर हुई थी, मंद निर्माण के कारण उत्पन्न पृथक्करण प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु के बारे में ठोस जानकारी प्राप्त करना मुख्य दुनिया के लोगों के लिए बहुत कठिन रहा होगा। भौतिक जगत में अनोरेखन की सबसे असभ्य विधि का प्रयोग करने में बहुत समय लगता था। इसके अलावा बोसेन और अन्य लोग चुपचाप निकल गए, इसलिए उनके परिवारों को भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे थे। इसके अलावा लेलिन रास्ते में तेजी से वापस आ रहा था,
उसे अपने सभी संसाधन एकत्रित करने थे, प्रयोग पूरा करना था और लिलिटेल परिवार की प्रतिक्रिया से पहले ही वहां से निकल जाना था। हालांकि कुछ जोखिम है। मेरी गणना और एआई चिप से सिमुलेशन के अनुसार मैं लिलिटेल परिवार की प्रतिक्रिया से पहले बच सकता हूं। प्रवेश द्वार पर लैलिन के मार्ग का निरीक्षण करने के बाद ग्रेनाइट ऐप, जिसे लैलिन ने पहले देखा था, ने उसे बहुत जल्द ही भूमिगत अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इसके बाद लेलिन अपने छात्रावास में वापस नहीं लौटा और तुरंत संसाधन बिंदु पर काउंटर पर चला गया और संसाधनों के लिए बड़ी संख्या में अपने जादुई क्रिस्टल का आदान प्रदान किया। शांति औषधि बनाने और रक्त रेखाओं पर प्रयोग पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता थी। इसके अलावा कई सामग्रियां और वस्तुएं अत्यंत कीमती थीं, इसलिए केवल एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी के पास ही वे उपलब्ध थीं। लैलिन के दिल की धड़कनें इस बात से तेज हो गई कि अकादमी की मौजूदा नीतियों के तहत वह ऐसे संसाधन खरीद सकता था जो बाजार मूल्य से कई गुना सस्ते थे। वह पहले ही एक बड़े मैगस परिवार को नाराज कर चुका था और उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह इस समस्या को हल करने के लिए केवल अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा सकते थे। एआई चिप के अनुसार स्तर 3 के अनुयायी को आगे बढ़ने और रैंक 1 मैगस बनने के लिए 15 आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है। लैलिन ने सोचा और आदेश दिया, मेरी वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करें। मिशन की स्थापना। होस्ट डेटा एकत्रण प्रगति पर है। एआई चिप की वफादार आवाज गूंजी। बीप। लैलिन फॉलियर। स्तर 3 अनुचर नाइट शक्ति 3.1, चपलता 3.3, जीवन शक्ति 3.4, आध्यात्मिक बल 16.1, जादुई शक्ति 16, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। स्थिति स्वस्थ। जब से लैलिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए रक्त प्रतिशोध औषधि का उपयोग किया था, तब से चाहे वह कितना भी ध्यान क्यों न कर ले, वह इसे जरा भी नहीं बढ़ा सका। ऐसा लगता है कि उस समय अकादमी से प्राप्त प्राथमिक ध्यान तकनीक अब अप्रचलित हो चुकी थी। वास्तव में कई मैगस ऐसी स्थिति में थे। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के बिना प्रत्येक सुधार या उन्नति के लिए भारी मात्रा में बहुमूल्य संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा भौतिक शरीर की सहनशीलता के कारण अगली बार उसकी शक्ति की मांग और भी अधिक थी। इस प्रकार यह एक दुष्चक्र बन गया। इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने अपने जन्मजात मंत्र मॉडल को सही ढंग से नहीं चुना था और अगली उन्नति के लिए आवश्यक मंत्र मॉडल को ढूंढना भी कठिन था, यह इतना बड़ा कारक था कि इसने कई आधिकारिक मैगी के कदमों को रोक दिया। इसलिए पूरे दक्षिणी तट पर नव उन्नत रैंक 1 मैगस सबसे आम थे। जहां तक साइली जैसे रैंक 2 मैगस का सवाल है, वे बड़े संगठनों और अकादमियों के अन्य अध्यक्षों की तरह उच्च पदानुक्रम के थे। जहां तक रैंक 3 मैगस का सवाल है, वे एक भयावह अस्तित्व की तरह शिखर पर खड़े थे। हालांकि उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक प्राप्त करने के बाद लैलिन निश्चित रूप से उनसे आगे निकल गया। उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक, लैलिन निश्चित रूप से उन्हें पकड़ सकता है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही आवश्यक मान प्राप्त कर चुकी है। अब आगे क्या करना है? ध्यान तकनीक को बदलना है और प्राचीन वंश को शुद्ध करना है और रैंक 1 वॉरलॉक में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। लैलिन की आंखों में तीव्र जुनून चमक रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। संसाधनों के निपटान के बाद लैलिन ने क्रॉफ्ट का दौरा नहीं किया, बल्कि केवल ये कहने के लिए एक संदेश छोड़ा कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग में प्रवेश करने जा रहा है और साधना के लिए उसे एकांत में रहना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा मन अकादमी की प्रयोगशाला में लगा दिया। यह उपकरण वल्कनाइज्ड ग्लास से बना है और सबसे मजबूत है। लेलिन ने एक बड़ी प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के अंदर देखा। उसके हाथ सल्फर रंग के कांच के उपकरणों के एक सेट को छू रहे थे। ये भी है एक मशीन जो नकारात्मक ऊर्जा को 300 गुना तेजी से उत्पन्न कर सकती है। लैलिन ने पलटकर मेज पर रखे 2 बड़े काले रंग के उपकरणों को देखा। काले उपकरणों के अलावा वहां एक वस्तु थी जो माइक्रोस्कोप जैसी दिखती थी। हालांकि गुणक प्रभाव लैलिन की एआई चिप से मेल नहीं खा सका। लैलिन ने विशेष रूप से यह प्रयोगशाला किराए पर ली थी। सामान्यतः ये केवल आधिकारिक मैगी के लिए ही उपलब्ध था, लेकिन वह अकादमी में एक संभावित मैगी था, इसलिए उसे निर्धारित अवधि के लिए प्रयोगशाला को किराए पर लेने का विशेषाधिकार प्राप्त था। मैगी द्वारा प्रयुक्त प्रयोगशालाएं स्वाभाविक रूप से अनुचरों की प्रयोगशालाओं से बेहतर थीं। गोपनीयता की सुरक्षा की गारंटी भी अधिक थी। आखिरकार आधिकारिक मैगी ही वे प्रोफेसर थे जिन्होंने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की नींव रखी थी। चाहे वह चेयरमैन साइली ही क्यों न हो, वे इन प्रोफेसरों की निजता में दखल नहीं दे सकते थे। जो लोग मैगस बनने में सक्षम थे, उनके पास अक्सर अपने रहस्य और तुरुप का पत्ता होता था। उनमें किसी भी प्रकार की जांच या पूछताछ को स्पष्ट रूप से उकसावे के रूप में माना जाता था। यदि सभी प्रोफेसर एकजुट हो जाएं तो चेयरमैन साइली भी उनकी शक्ति का विरोध नहीं कर पाएंगे। बेशक सावधानी बरतने के विचार से लेलिन ने एआई चिप को इस क्षेत्र को कई बार स्कैन करने दिया। उन्होंने कई जासूसी मंत्रों का भी प्रयोग किया तथा कुछ ऐसे भी थे जो बाहरी दुनिया से रक्षा करते थे। हमें शुरू करने दें। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और अपने लबादे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला।
इसे खोलने पर वहां एक दर्जन रक्त लाल चट्टानें पड़ी थीं, जिनसे लगातार रहस्यमय ऊर्जा तरंग निकल रही थी। इन तरंगों को लेलिन द्वारा स्थापित डिस्पेल संरचना द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे इनका एक कण भी लीक नहीं हुआ। मैंने बहुत समय से ऐसा जटिल प्रयोग नहीं किया है, मुझे आशा है कि मेरे कौशल में जंग नहीं लगा होगा। लेलिन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी जब उसने बैंगनी रंग की औषधि उठाई। इसके बाद लेलिन ने अपना दिन प्रयोगशाला के अंदर बिताया, यहाँ तक कि दैनिक पोषण की आवश्यकता भी औषधियों पर निर्भर थी। एआई चिप की अद्भुत सूक्ष्म क्षमता और विशालकाय सर्प की पुस्तक और केमुइन के शिष्य से परामर्श के तहत रक्त शुद्धि की प्रगति काफी सुचारू थी। एआई चिप की सूक्ष्म क्षमता और विशालकाय सर्प और केमुइन के शिष्य की पुस्तक से परामर्श के कारण रक्त शुद्धि की प्रगति काफी सुचारू थी। हालांकि एक दिन लेलिन को प्रयोगशाला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें प्रयोगशाला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या विकी को उसके अपने परिवार ने बंदी बना लिया है? लेलिन की आंखों पर काले घेरे दिखाई देने लगे और उसके होठों के नीचे बाल उगाए। ये कुछ हद तक पतित लग रहा था। हालांकि एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं, जो उसके सामने खड़ी लड़की को देख रही थीं। लड़की के सिर पर सुनहरे बाल थे तथा शरीर की बनावट नाजुक थी। उसके होंठ पतले थे और उन पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी, जिससे उसका रूप और अधिक परिपक्व लग रहा था। लेलिन ने इस लड़की को पहचान लिया। उसे होंग कहा जाता था, जो एक साधारण एक अक्षर वाला नाम था। ऐसा लग रहा था कि यह उस शहर की शैली है जहां से वह आई थी। इसके अलावा वह विकी की अच्छी दोस्त थी और उसने लेलिन को कई मुलाकातों के दौरान देखा था। क्यों? लेलिन ने बहुत जल्द ही अपना भाव वापस ले लिया और एक शांत भाव बन गया। हालांकि इस शांति के मुखौटे के नीचे हांग को थोड़ा सा कांपने का एहसास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लेलिन न केवल औषधि निर्माण में प्रतिभाशाली है, बल्कि जादू में भी उसकी साधना में उच्च प्रतिभा है। आप 20 वर्ष की आयु से पहले ही लेवल 3 के अनुयायी बन चुके हैं तथा प्रोफेसरों से आपको बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। हॉन्ग ने अपने होंठ काटे। ईर्ष्या और जलन अनजाने में उसके अंदर भर गई जब उसने लेलिन के बारे में सुनी खबर के बारे में सोचा। हालांकि ये भावना बहुत जल्दी दबा दी गई। हॉन्ग ने अपने खुले बालों को कंघी किया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई, क्योंकि उसने अपने परिवार से एक कीमती रेनबो पोषण चुराया था। इंद्रधनुष औषधि वह एक दुर्लभ औषधि थी जो लुप्त हो गई थी। ये ग्राइन वाटर के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इंद्रधनुष औषधि जो एक अनुचर को आधिकारिक जादूगर बनाने में सहायक हो सकती है। लेलिन ने लय में गोल मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। कप में सुगंधित चाय की लहरें उठ रही थीं। उसने पहले भी विकी के परिवार के बारे में सुना था। उनका इतिहास काफी पुराना है। उनके पूर्वजों का भी गौरवशाली काल था, लेकिन उसके बाद उनका पतन हो गया। लिलिटेल परिवार और अन्य बड़े परिवारों के साथ स्थिति अलग थी। विकी का परिवार केवल छोटा था। अब तक बुजुर्ग केवल स्तर 3 के अनुचर थे, जो अपने पूर्वजों से प्राप्त जादुई कलाकृतियों और खजानों को संभाले हुए थे, जो अस्थायी रूप से आत्मरक्षा के लिए एक आधिकारिक जादूगर की शक्ति प्रदान कर सकते थे। ये देखा जा सकता है कि ऐसे परिवार को वास्तव में अपने परिवार के गौरव को जारी रखने के लिए एक और आधिकारिक मैगस को बढ़ाने की आशा थी। जहां तक विकी का प्रश्न है, तो परिवार द्वारा पुनर्तः पोषित उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते उसने न केवल अपने परिवार को धोखा दिया था, बल्कि उसने परिवार का खजाना भी चुरा लिया था। भले ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई हो, तो भी यह कोई अजीब बात नहीं थी। विकी केवल लेवल 2 की अनुयायी है, तो क्या उसने इसे फेले के लिए चुराया था? लेलिन को मामले की मूल बात समझ में आई और उसने तुरंत सवाल किया। जैसी कि उम्मीद थी, हॉन्ग के चेहरे पर गुस्सा छा गया। ये फेले के लिए है। मूल रूप से विक्की ने चोरी के बाद उसके साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन फेले उसे लगातार गुमराह कर रहा था। हॉन्ग गुस्से में थी। जाहिर तौर पर उसे अपनी दोस्त के प्रति अन्याय महसूस हो रहा था। रेनबो पोषण प्राप्त करने के बाद फेले ने तुरंत उसे पीछे छोड़ दिया और रेडबर्ड फ्लावर परिवार में शामिल हो गई।